यह सिर्फ एक नीची स्तर की आध्यात्मिक खेत है जहाँ सिर्फ साधारण आध्यात्मिक चावल बोया जा सकता है। सालों की नदी धारा में सूखी जमीन बन जाना ही इसका आखिरी मुकद्दर था। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर इसे गिरवी रख लिया और साधारण आध्यात्मिक चावल बोया जिसकी कोई खास कीमत नहीं थी। सब लोग मन ही मन तुम्हें बेवकूफ समझकर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम फसल काटते काटते उनकी नजर से ओझल चीजें भी बटोर लेते हो। इस वक्त आसमान बस हल्का सा उजला ही हुआ था और तुम बगल वाले की सन्नाटे भरी आवाज से जाग गए। सिर पर कपड़े से ढके, खून से लाल लेंस वाला चश्मा पहने, गालियां बड़बड़ाते हुए लकड़ी का दरवाजा धकेल खोला। आधे पेस्तरी चूजे सा लुढ़कते हुए बाहर निकलने को तैयार हुए और एक बेनाम सी आग फिर दिल की तह से भड़क उठी। बगल वाली महिला साधक कल रात जरा ज्यादा ही सन्नाटे में थी। शोर ऐसा कि पूरी रात आंख नहीं लगी। तुमने दांत भींच लिए, मन ही मन कसम खाई, जब मेरे पास आध्यात्मिक पत्थर हो जाएंगे सबसे पहले काम होगा एक शोर रोधी जादुई गठन खड़ा करना। इस बदहाल जगह की आवाज रोधक क्षमता तो वाकई घटिया है। कल रात तुमने तो बस बैठकर साधना करना चाहा था। नतीजा यह हुआ कि उस सन्नाटे ने तुम्हारा मन बुरी तरह हिला दिया। खून जोश अब भी चढ़ा हुआ था। जरा सा तो बस आग में कूदकर दानव बन जाने की नौबत आ गई थी। कोई चारा नहीं, बस गुस्से को दबाकर, मन को शांत कर, दांत पीसते हुए दिन गुजारना पड़ा। आज खेत में काम करना भी है। यह सोचते ही तुम्हारा मन सचमुच फटने सा हो गया। दूसरी दुनिया में आए 5 साल हो गए। अब और आराम का क्या सवाल। सुकून से एक रात की नींद तक नसीब नहीं होती। तुम सोचते थे कि साधना का रास्ता तो आसमान उड़ जाने और धरती छू जाने जैसा होता है, पर नतीजा क्या निकला। एक जन्मजात आध्यात्मिक जड़ वाला बेकार सा नौसिखिया जिसे कबीले ने त्यागी हुई औलाद समझ लिया और इस भूतिया जगह में धकेल कर खेत जोतने को कह दिया। एक ही बात 6 दशक से भी ज्यादा समय तक साधना रिफाइनिंग की 2 तह पर अटक गई। अमरता का रास्ता मानो बंद ही हो गया। तुम्हारा इकलौता काम सिर्फ एक आध्यात्मिक किसान बने रहना था, पीछे की तरफ खेत जोतते रहना। और आज तो ठीक ठीक आध्यात्मिक चावल काटने का दिन था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी की रत्ती भर झलक नहीं थी, बल्कि दिल में उल्टा टेंशन 7वें आसमान पर थी, क्योंकि फसल अच्छी हुई थी। मतलब ऊपर वाले अब कर वसूलने आ रहे थे। रास्ते में गलियों से एक देहाती से साधु की छवि वाला व्यक्ति निकल आया। वह तुम्हारा पड़ोसी लाओ यह था। रिफाइनिंग की 4वीं तह, साधना तुमसे ऊंची। उसने मुस्कुराकर तुम्हें नमस्ते किया और एक लंबी सांस ली। कहा कि अपनी उस कम से घटिया आध्यात्मिक योग्यता के सहारे इस साल की फसल का हाल तो शायद डामाडोल है। शायद लॉ येव ने काली सी हंसी हंसी कहा कि कर चुकाकर युशवन टे में एक प्याला चलाते हैं। तुमने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुख्य बात यही थी कि जेब खाली थी। शायद व येफ ने एक आवाज लगाई, कहा तुम लड़के में तो सच में दम नहीं, आज भी लो, आज ही के नशे में डूब जाओ। तुमने तुरंत पलट कर पूछा, ठीक है तुम ही मेहमान बनो। वह मौके पर ही तुम्हें कोसता हुआ चला गया। कुछ ही देर बाद तुम लोग जगह पर पहुंच गए। आधी पहाड़ी ढलान पर सैकड़ों मुंह के आध्यात्मिक खेत सीढ़ियों की तरह फैले हुए थे। सुनहरी चमकती बालियां हवा में डोल रही थी। तुम लोग अपनी अपनी क्यारियों में जाकर काम में जुट गए। 可你看着自己田里那半亩绿油油的稻苗，嘴角疯狂抽搐，跟周围一片金黄格格不入。不知道的还以为你种的是蒜苗，这就是你那半吊子淋雨诀的杰作。बारिश आसमान थी, उपज घट जाना अब तय बात थी। दिल में कुछ देर तक चिंता की आंधी चली, फिर भी तुमने आध्यात्मिक ताबीज हिलाकर कटाई शुरू कर दी। सूरज ढलने लगा। तुमने अभी ही आध्यात्मिक चावल समेट कर बांधा था और तुम थके हुए कुत्ते जैसे हो गए थे। तभी अचानक एक जादुई उपकरण के टूटने की आवाज सुनाई दी और तुम्हारा दिल एकदम कस गया। सिर उठाकर देखो, एक हरी पत्ती वाली जादुई नाव धीरे धीरे नीचे उतरी। एक पेटू मोटा सा आदमी ऊपर से नीचे उतर आया। यही डू हैफू है, वह इस खेत का निगरान है। तुम जैसे आत्मा किसान का ये स्वर्गीय राजा है। डू हैफू हंसते हंसते पास आया, एक मुट्ठी चावल उठाकर मुंह में डाल लिया और चबाने लगा। बोला, बढ़िया क्वालिटी है, बोलो। उसने बड़ा सा जादुई उपकरण निकाला और गिनती शुरू की।按7成税，该交196斤。接着眉头一皱，说怎么比上一季还少？杜海富脸上的笑容瞬间消失，眼神冷了下来。 तुम्हारे दिल में थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। जल्दी से कमर से एक आधे शरीर जितना बड़ा छोटा सा थैला निकाला और मुस्कुराते हुए पास चला गया। बोला कि खेत में थोड़ी दिक्कत आ गई है, बस इतनी सी, आत्मिक पत्थर से भर दो। डू हैफू ने थैला हिलाकर देखा, चेहरा कुछ नरम पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें चेतावनी दी। सिर्फ इस बार, अगली बार कोई छूट नहीं। वह तुम्हारे आत्मिक चावल को संग्रह बैग में रख रहा है। जाते जाते अचानक बड़े मतलब से तुमसे बोला, तुम्हें पता है शायद ना ये ने कितना दिया? तुमसे 2 गुना। छोकरा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अंदरूनी कार्यवाहक बुजुर्ग इस साल की उपज का हिसाब करेंगे। निचले 10 नामों में सारी उपज सामने वाली पंक्ति में भरकर रखी जाएगी। बात खत्म। वह अपनी जादुई नाव में चढ़ा और लंबा उड़ गया और तुम्हें वहीं जड़ छोड़ गया। दिमाग में बस 3 ही अक्षर रह गए, उपज भर दो। रात का अंधेरा उतर आया। तुम अपने छोटे से झोपड़े में लौट आए, दरवाजा बंद कर लिया और खुद को जोर से बिस्तर पर पटक दिया। कुत्ते की तरह मन बुरी तरह उलझ गया। उस जगह की उपज निचले दर्जे के साधकों के लिए एक मांस चक्की है। इतनी सी ताकत के साथ वहाँ जाओगे तो बस राख बनकर रह जाओगे। तुम्हारे दिल में बस एक ही ख्याल था, मैं राख बनना नहीं चाहता। मन रजामंद नहीं, सचमुच मन रजामंद नहीं। सोचते सोचते थकान ने घेर लिया और तुम अनजाने ही गहरी नींद में डूब गए। काली धरती, एक चमकदार आभा तुम्हारी आत्मा की गहराई में फट पड़ी। तुमने एक बहुत लंबा सपना देखा। अगले दिन तुम अपने फूले हुए दिमाग को सहारा देते हुए जागे और लड़खड़ाते हुए आंगन में पहुंच गए। फूलों की क्यारी के पास धुलने की तैयारी कर रहे थे। उस फूलों की क्यारी में कई दर्जन आध्यात्मिक रास्ते के अंकुर लगे थे, जिनसे तुम रोज आध्यात्मिक मंत्रों का अभ्यास करते थे। लेकिन जैसे ही तुमने सिर उठाकर देखा, पूरा आदमी वहीं ठिठक गया। बस उनमें से 3 अंकुरों के ऊपर अलग अलग एक एक पंक्ति उभर आई। सुनहरे अक्षर, नाम, सुनहरी आध्यात्मिक चावल, शब्दांकन, परिपक्व, कटाई योग्य। बाकी 2 अंकुरों पर अलग से दिखा, परम आध्यात्मिक मंत्र 5 बार और हल्की आध्यात्मिक शक्ति। परिपक्वता भी कटाई योग्य स्तर तक पहुंच गई थी। तुमने जोर से अपनी आंखें मल ली, यकीन ही नहीं हुआ। कमाल है,
भ्रम तो नहीं हो गया? तुम बस उन 3 सुनहरे शब्दों को टकट की लगाए देख रहे थे, बार बार पक्का करने के बाद भी कि यह भ्रम नहीं है। दिल से एक उफनती खुशी फूट पड़ी। किमी संकेत। 5 साल बाद आया किमी संकेत। आखिरकार हिसाब चुकता हुआ। जो शिष्य की उम्मीद तुम्हारे अंदर पहले ही बुझ चुकी थी, इस पल वह फिर से भड़क उठी। तुमने जबरदस्ती उसकी उत्तेजना दबा दी। सावधानी से और भी पास जाओ और हाथ बढ़ाकर उन 3 किमी तनों को जड़ से उखाड़ दो। जिस क्षण वे समेटे जा रहे थे, किमी आभा की 3 धारें किमी के भीतर से एक झटके में चमक कर निकल गईं और 3 पत्तों में बदल गईं। चुपचाप तुम्हारी कविता समुद्र में प्रकट हो गई। तुम तुरंत घर लौटकर दरवाजा बंद कर लो, पैर मोड़कर बिस्तर पर बैठ जाओ। मन में विचार आते हैं। उस पर कमजोर फाल शक्ति वाले सफेद पत्ते पर खरोंच पड़ गई। वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक शुद्ध फाल शक्ति के बराबर निस्संदेह होगी। तुम्हारे दान तल में गरजती हुई उमड़ आएगी। तुमने एक और कदम आगे रखा। किमी प्रवाह से होने वाली वसंत महल की साधना सिर्फ मामूली फाल शक्ति ही थी, फिर भी इतनी जबरदस्त निकली। काफी लंबे समय से तुम अपने दान तल के भीतर भारी भरकम बढ़ी हुई फाल शक्ति को महसूस कर रहे हो। चेहरे पर दीवानी सी खुशी झलक उठी। इस बार यह तुम्हारे 3 महीने की कठिन साधना से भी बढ़कर है। इतने समय से अटकी हुई दूसरे स्तर की फाल ऊर्जा की ठुड्डी आखिर हलचल के निशान दिखाने लगी। अगर कुछ और आए तो तीसरे स्तर में टूट पड़ना बस एक दिन का काम होगा। तुमने अपने आप को जबरदस्ती शांत किया, संभाल कर रखा। उड़ना नहीं है, जरूर संभाल कर रखना है। तुमने तय किया कि पहले की तरह ही काम करोगे, किसी को भी असामान्य बात न दिखने देना। खाना खत्म करने के बाद तुम हमेशा की तरह अपनी किमी भूमि पर गए। तुमने एक चक्कर लगाया। एक नियम पता चला, सिर्फ वे किमी अंकुर जो तुमने अपने हाथों से लगाए हैं ही धारीदार निकलने की संभावना रखते हैं, और वह भी बहुत कम। तुम्हारी उस अधबकी किमी आंखों में, हजारों लाखों धान के पौधों में केवल एक ऐसा अंकुर था जिसमें कमजोर फाल शक्ति चमक रही थी। तुम्हारे आंगन में एक बार 3 तलवारें चलाना सीधे पूर्वजों की कब्र पर धुएं का गुबार उड़ाने जैसा है। तुमने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, और फिर हिचक हट गई। दुश्मन भेद चित्र की तरह एक तलवार सिर पर लटक रही थी। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। पहले इस आधे भर इलाके को पका कर देखो। तुम गहरी सांस लो। मन में विचार आते हैं। एक साथ उस पकाने वाले अंकुर को और एक बार की चरम किमी मंत्र की साधना को छोड़ दिया। तुमने मंत्र तंत्र उठाया और उस आधे भर किमी भूमि की ओर एक उंगली हिलाई। धड़ाक। आसमान में तुम्हारी पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक गाढ़ी किमी धुंध का एक बड़ा गुच्छा इकट्ठा हुआ और ऊपर आकाश में जमा हुआ। तिरछी ढलान की तरह किमी मंत्रों की बारिश नीचे बरसी। यही है चरम किमी मंत्र। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क उठा। तुमने उस बेधड़क बहती फाल शक्ति को महसूस किया और साथ ही धरती आकाश की किमी ऊर्जा को बेहद प्रभावी ढंग से जुटते देखा। दिल में हल्का सा अचंभा जाग उठा। असल फर्क यही है, इस सत्र में काफी समय तक किमी बारिश हुई, काफी देर तक। तुम्हारा चेहरा भले ही पीला पड़ गया हो, लेकिन दिल में पहले कभी न रही आत्मविश्वास की लहर उठी। असर तुरंत साफ दिख गया। सिर्फ आधे दिन में वह आधी भर किमी भूमि पूरी तरह से लहलहा उठी। शाम होते होते तो वह पहले ही सूखने भी लगी थी। यह चौंकाने वाली रफ्तार तुम्हें एक ठंडी सांस खींच लेने पर मजबूर कर दे। अगली सुबह जब तुम फिर आए, वह आधी भर किमी भूमि पहले ही पूरी तरह पक चुकी थी। सुनहरी चमक से दमकती। उपज और गुणवत्ता दोनों पहले से 20% से भी ज्यादा बढ़ गई थी, और वह सूखती भरी आध्यात्मिक वाणी भी तुम्हारे हाथ लग गई, तुम्हारी साधना का हिस्सा बन गई। तुम्हारा दिल खिला खिला रहने लगा, भविष्य के लिए उम्मीदों से भर गया। आंख झपकते ही आधा महीना बीत गया। इन दिनों तुम फिर से डेहू के आंतरिक किराए के 2 खेतों में गए और 5 खेतों में आध्यात्मिक धान की पौध पूरी तरह लगा दी। बाकी बचे परम आध्यात्मिक वाणी के सूक्ति शब्द, ताकि इस जादुई कला की समझ तुम्हारी और भी गहरी हो जाए। लगता है अब तुम इसे पूरी तरह अपने हाथ में ले ही लोगे, और हाथ में कुछ अतिरिक्त अन्न भी आ गया। तुम आखिर थोड़ी फुर्सत में भी सांस ले पाए। आज तुम एक बार और बाजार जाने की तैयारी कर रहे हो। 2 चीजें जरूर खरीदनी है। भंडारण थैला। 第二，隔音法阵，你换了身干净衣服，扛着一袋灵米出了门，刚走到主干道，就迎面撞上2人。男的是这片棚户区唯一的炼器后期大修士甬道友，而 वह उसके बगल की वही महिला थी जो उसकी बगल थामे हुए थी। वही तुम्हारी दीवार के पार वाली पड़ोसी ली यानली थी। तुम जल्दी से अनाज का थैला रख दो। नम्रता से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। लॉन्ग दाओयू ने बस नाक से एक हल्की सी आवाज निकाली और ली यानली को चुपचाप चलते रहने दिया। पूरे रास्ते उसने तुम पर एक नजर भी नहीं डाली। तुम जैसी नीची श्रेणी के आध्यात्मिक किसान के सामने उसके पास घमंड दिखाने का पूंजी था। तुमने भी ध्यान नहीं दिया, बस उन्हें जाते हुए दिशा देख रहे थे। मन ही मन आह भरी। लगता है आज रात फिर से एक कठिन लड़ाई है। इसने तुम्हारा ग्रोथ शील्ड वाला जादुई गठन खरीदने का इरादा और पक्का कर दिया, और भी अडिग हो गया। थोड़ी ही देर में तुम व्यापारिक केंद्र की एक दुकान के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। यह वह रास्ता था जो काई लाओजियो ने बताया था, काफी सुरक्षित और भरोसेमंद। तुम सीधे बोल पड़े। दुकानदार से चावल, आध्यात्मिक चावल 108 जिन, बाजार भाव से 5 जिन का एक पैकेट नाश्ता। कैसा रहा साथी? डील पक्की। तुम बहुत फुर्तीले हो। 21 युआन के नाश्ते और कुछ टूटे फूटे चांदी के सिक्के हाथ में आ गए। सही है, क्या आपके पास ग्रोथ शील्ड वाला जादुई गठन है? तुम अभी अभी गर्म हुए नाश्ते का थैला पकड़े हुए पूछ बैठे। दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ, निम्न स्तर का ग्रोथ शील्ड जादुई गठन, 10 युआन का एक पैकेट नाश्ता। तुमने दांत खींच लिया। कह दिया कि मैं एक और भंडारण थैला भी ले लूं, क्या थोड़ा सस्ता हो सकता है? दुकानदार ने कहा, भंडारण थैला 12 युआन, कुल 22 युआन। तुम्हें एक बार फिर
कीमत दी जाती है। 21 युआन पर सौदा हुआ, लेन देन पूरा हुआ। दुकान से बाहर निकलते ही तुमने अपनी कमर पर नया भंडारण थैला थपथपाया। मन ही मन वाह वाह किए बिना न रह सके। कमाई भी यहीं, खर्च भी यहीं। सच में एक पैसा भी घर ले जाने का नाम न ले। लेकिन कमर पर लटकते नए भंडारण थैले को देखते हुए तुम्हें भरोसा था कि ये नाश्ते बहुत जल्दी 100 गुना 1000 गुना कमाकर वापस आएंगे। तुम कमरे में लौट आए। ग्रोथ शील्ड वाला जादुई गठन दिखते ही पूरा संसार एक पल में शांत हो गया। आज से पड़ोस वाली दीवार चाहे कैसे भी आसमान उलट दे, धरती पलट दे, अब तुम पर कोई असर नहीं होगा। आराम मिल गया। तुमने लंबी सांस छोड़ी। अब तुम्हारा सारा मन 5 खेतों की आध्यात्मिक धान पर टिक गया। यह सीधे तुम्हारे भविष्य और जीवन मरण से जुड़ा है। इसीलिए 10 दिन बाद जब आत्मिक खेत में धान के नन्हे पौधे मुरझाए से बिखरे बिखरे निकलते हैं, तुम फौरन ही उधर दौड़ पड़े। जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता थी वो था कि इस बार आखिर कौन सी नई तरकीब निकलेगी। एक नजर डालते ही 4 चमकदार बिंदु पहले से अलग जाग उठे। 2 फिर भी बेहद कमजोर शक्ति थे। एक थी पशु नियंत्रण सूत्र 5 बार, और एक और थी मूल प्रजाति का पशु चोखा चावल। तुम्हारे दिल में जरा खुशी की लहर दौड़ गई। पुरानी जान पहचान वाली कमजोर शक्ति के अलावा 2 नई चीजें भी निकल आईं। काबिले अफसोस फिर भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। तुमने होंठ सिकोड़ लिए। थोड़ी निराशा हुई। पशु नियंत्रण सूत्र की ये चाल तुम्हें अच्छी तरह आती थी। यह हथियारबंद राक्षस के आत्मिक चावल चुराने की चाल है, लेकिन इस जादू की शुरुआती साधना बेहद मुश्किल है। यह आत्मिक और अमर राह से भी ज्यादा झंझट वाली है। इसे जानने वाले लोग गिनती के ही हैं। सूत्र के बाद वाला 5 बार सोचने की जरूरत नहीं, पक्का यही 5 बार इस्तेमाल होने वाला है। फौरन ही तुम्हारी नजर आखिरी शब्द चिन्ह पर ही जम गई। मूल प्रजाति का पशु चोखा चावल। वाह, ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। तुम्हारी भौहें कसकर सिकुड़ गईं और यादों में पागलों की तरह तलाश शुरू कर दी। अचानक एक आत्मिक चमक कौंध गई। तुम्हें याद आ गया। तुमने जोर से अपना भंडार थैला थपथपाया। एक पुरानी सी किताब जवाब में बोल उठी। ये तो संघ की तरफ से तुम जैसे निचले दर्जे के लिंग कृषकों को दी जाने वाली आत्मिक जड़ी बूटी की शुरुआती किताब है। तुम जल्दी से आखिरी कुछ पन्ने पलट गए। मिल गया मूल प्रजाति का पशु चोखा चावल, पहले दर्जे का नीच स्तरीय आत्मिक जड़ी। इसके दाने जंगली पशु के दांत जैसे, बिल्कुल सफेद और चमकदार। इसे खाने से न सिर्फ कतरा नफरत बढ़ती है, बल्कि ताकत और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसमें मौजूद आत्मिक ऊर्जा साधारण आध्यात्मिक चावल से 5 गुना ज्यादा है। ये कोई साधारण आत्मिक चावल वाली मामूली चीज नहीं, बल्कि असली नीच स्तर की आत्मिक जड़ी है, जो शरीर संशोधन पर खास तौर से काम आती है। इस रूप में बस एक बार प्रकट होते ही तुरंत हाथों हाथ झपट लिया जाता है। बिल्कुल, अच्छी चीज की कीमत तो होती ही है, उगाने की शर्तें बेहद कठोर है। इसके लिए परम आत्मिक ऊर्जा और लंबी अवधि की सिंचाई जरूरी है, और इसकी अवधि इतनी लंबी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। सबसे खराब हाल में भी 2 साल बाद ही एक फसल, पैदावार भी कम, कीमत साधारण आध्यात्मिक चावल से 10 गुना, बीज तो बेहद दुर्लभ है, और आखिर में एक पंक्ति लाल अक्षरों में विशेष मानक भी लिखी है। जो भी सफलतापूर्वक मूल प्रजाति का पशु चोखा चावल उगाए, उस पर कर आधा कर दिया जाएगा। यानी सीधे पहले दर्जे के आत्मिक जड़ी साधक की योग्यता पर वार, पहले दर्जे की नीच स्तर की आत्मिक जड़ी उगा सकना। मतलब तुम्हारे पास पहले दर्जे के आत्मिक जड़ी साधक की योग्यता आ गई। वह दर्जा अब जैसी किसी के हाथ की कठपुतली बनी निचली जिंदगी से तो बिल्कुल अलग है। यह तो पूरी तरह 2 अलग अलग धारणाएं हैं। मूल प्रजाति का पशु चोखा चावल का बीज, इस बार तो धूम मच गई। तुम उत्साहित होकर उछलने ही वाले थे। इस तरह ये 5 खेत मानो तुम्हारी जान की जड़ बन गए। उनकी अहमियत आंख की पुतली से भी ज्यादा हो गई। 3 महीने से कुछ ज्यादा बात कर जमा करने का दिन है, तभी असली मौत का दरवाजा होगा। जिंदा बच पाओगे या नहीं, बस इसी एक दांव पर बात टिक गई। तो फिर तुम जरा सी भी ढिलाई करने की हिम्मत नहीं कर पाए। तुमने मेहनत से खेत की सारी खरपतवार एक एक कर साफ की, और फिर आखिरी बार परम आत्मिक मंत्र का इस्तेमाल करके दिन बस यूं ही एक एक करके बीतते गए। तुम किसी पुराने बैल की तरह लगातार खटते रहे, हर दिन सिर्फ कीटनियों की देखभाल के अलावा। तुम सारा वक्त बस चांगचुन गोंग और लिंग्यू जुए की रट में खपा देते थे। अपनी देह से 5 बार उस परिपूर्ण चरम लिंग मंत्र का अनुभव करने के बाद उस जादू के बारे में तुम्हारे दिमाग में समझ और भी साफ होती जा रही है। आखिरकार 1 महीने बाद एक दिन तुम खेत की मेड़ पर खड़े थे और सर के ऊपर फैली 5 मुंह के पूरे खेत को ढक लेने वाली लिंगयू को देख रहे थे। दिल खुशी से झूम उठा। चरम लिंग मंत्र पूरा हुआ। आज से भले ही कोई मौखिक निर्देश न हो, तुम अपनी ही काबिलियत से यह जादू चला सकते हो। बस लियान छीस्टर 2 की ताकत अब सच में कम पड़ रही थी। फिर भी पैदावार बढ़ाने के लिए तुमने फिर भी पूरी ताकत झोंक दी। हर बार जब तुम चरम लिंग मंत्र चलाते, तुम दान खेत में आखिरी बार की ताकत भी निचोड़ देते, ताकि हर हफ्ते 2 से 3 बार लिंगयू हो ही जाए। तुम हर बार खेत से लौटते तो चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता, जैसे कोई जादुई सुंदरी सब कुछ चूस गई हो और दीवार का सहारा लिए बिना चल भी न पाओ। इस बार तो बढ़िया हो गया। मोहल्ले के पड़ोसियों तक ने देख लिया कि तुम्हारी आंखों की चमक बदल गई है। मजाक उड़ाने के कई तीर चल रहे थे कि कहीं तुम हर दिन सामने वाली ली यानली के धंधे वाले इलाके की देखभाल तो नहीं करते। तुम बस कड़वी मुस्कान हंस सकते थे और सफाई देने का मन ही नहीं करता था। कौन सा सफाई, बेकार की बात। असली चीज तो खेत संभालना है, यही राजपथ है। खेत में दिन ब दिन और भरते धान को देखकर दिल में बस एक ही बात आती थी, टिके रहो। मेहनत आखिर बेकार नहीं गई। थोड़ी देर में 2 से ज्यादा महीने बीत गए। लिंगयू पक चुकी थी। इस बार तुमने शब्दों वाली 4 लिंग धान की पौधे उतार ली। 4 पत्तियां जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी, एक झटके में तुम्हारी चेतना सागर में घुल गई। इसके बाद कटाई का वक्त आ गया। सुपरवाइजर दू हैफू हाथ पीछे बांधे एक निगरानी करने वाले मुखिया की तरह खेतों पर टहल रहा था और सबको देख रहा था। जब तुम्हारी बारी आई, दू हैफू ने तुम्हारे खेत का नजारा देखा तो अनायास ठिठक गया। नजर दौड़ाई तुम्हारे 5 मुंह वाले खेत में सुनहरी धान लटकती हुई भारी पड़ रही थी। हर पौधा भरपूर था, जैसे फट पड़ने ही वाला हो। तुमने तो चरम लिंग मंत्र को महारत की हद तक पहुंचा दिया है। दू हैफू ने सिर घुमाया और जांचती नजरों से तुम्हें देखा।
देखा काफी देर तक। आखिरकार हल्की सी तारीफ निकाल ही दी। तुमने सिर झुकाकर जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों में साथियों ने काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उसने सिर हिलाया और तुम्हें जाकर काटने को कहा। तुम तुरंत मेहनत वाला काम शुरू कर दो। पूरा दिन इतना थक गए कि कमर लगभग टूटने लगी। आखिरकार पूरे 8 बड़े थैले लिंग बल इकट्ठा कर लिए। दुहैफू ने तौल शुरू की। 8 बड़े 20 जिन करके 7 हिस्से कर, कुल मिलाकर 574 जिन। उसकी बात अभी गिरी ही थी, अचानक आसमान में से एक विशाल जादुई नाव चीरती हुई बाहर आई और स्थिर होकर आधी हवा में रुक गई। नाव के अग्रभाग पर एक नीले वस्त्रों वाला बूढ़ा, चेहरा कठोर और गंभीर, हाथ बांधे खड़ा था। उसके पीछे 7-8 बाहरी शिष्य आदर से खड़े थे। दुहैफू ने यह शख्स देखा तो तुरंत चेहरा बदलकर मुस्कुराते हुए झुककर उसका स्वागत किया। वंदन है प्राचीन प्रशासक महोदय, इस साल की लिंग शक्ति कर वसूली पहले ही पूरी हो चुकी है, कृपया आप आगे बढ़कर देख लें, कह दिया। उसने बहुत सावधानी से अपनी कमर से एक तावीज टांग लिया। तुम भी जल्दी से नीचे झुको। यह पुराना प्रबंध स्पष्ट है कि यह डिव हाइफर के सिर का अफसर है। दबंगों के सामने कोई भी सिर नहीं उठाता। पुराने प्रबंधक ने तावीज पर एक नजर डाली, तुरंत शिष्यों को आदेश दिया, सारे 300 से ज्यादा आध्यात्मिक ड्रैगन, सबको एक साथ इकट्ठा करो। काय लॉ चीव भीड़ से धक्का मुक्की करता हुआ तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें आंखें तरेरने लगा। पूछा, फसल कैसी रही? तुमने गोल मोल जवाब दिया तो भी ठीक। फिर उसने उल्टा पूछा कि पिछली मौसम में जब उसने कमाई की थी तब क्यों एकदम चुप हो गया था। शाय लाओ ये की आंखें बिजली की तरह चमक उठी और साफ दिख गया कि वह कुछ छिपा रहा है। ठीक उसी समय फायरी जहाज पर पुराने प्रबंधक ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में रत्ती भर भी भावना नहीं थी, लेकिन वह हर किसी के कान के बगल में फटते गोले जैसी गूंज रही थी। इस साल तीनों मौसम का कर पहले ही वसूला जा चुका है। अब भीतर से आदेश घोषित किया जाता है, साल भर की आध्यात्मिक उपज में सबसे नीचे रहने वाले 10 लोगों को जबरदस्ती अग्रिम मोर्चे के युद्ध शिविर में भेजा जाएगा। आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। भीड़ एक पल में हड़बड़ाकर बिखर गई, चेहरे डर और बेचैनी से भर गए। पुराने प्रबंधक ने ठंडी हंसी छोड़ी। पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा दबाव अचानक छिटक कर फैल गया। पूरा मैदान तुरंत सन्नाटे में डूब गया। तीनों मौसमों की उपज की रैंकिंग सब यही है, खुद देख लो। उसकी बात खत्म होते ही उसके बगल के शिष्य ने एक मंत्र उछाला। आधी हवा में एक विशाल प्रकाश पर्दा फैल गया। घने घने नाम और अंक साफ दिखाई दे रहे थे। जल्दी से सिर उठाओ और अपना नाम ढूंढो। 156वां स्थान। तुमने लंबी सांस छोड़ी और जो दिल टंगा हुआ था वह आखिर जमीन पर आ गिरा। आखिरकार सुरक्षित रहा। कैसे मुमकिन है? 8.5 किलो। तुम्हारे पास खड़े चीस लाओ येव ने अचानक हाँक लगाई। तुमने उसकी नजर की दिशा में देखा। एक नाटकीय सा दृश्य सामने आ गया। प्रकाश पर्दे पर तुम्हारे नाम के नीचे स्पष्ट रूप से 157वां स्थान लिखा था। शायरियों बरियों को वह तुम्हारे पीछे एक स्थान पर था। जान लो, पिछले 2 मौसमों में उसकी उपज लगातार तुम्हें दबाए हुए थी। किसने सोचा था कि तुम्हारी इस तीसरी मौसम की उपज सीधे फूट पड़ेगी और पूरे साल के औसत को एक आदमी ने ऊपर खींच लिया, दड़ाम से उसे पीछे छोड़ दिया। आखिरी 10 नाम। जहाज पर चढ़ो और मेरे साथ चलो। अस्थि कक्ष में फिर से बर्फीली ठंडी आवाज गूंज उठी। वे 10 लोग पल भर में मुर्दे जैसे पीले पड़ गए। वे विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके, बस लाशों की तरह घिसटते हुए जहाज पर चढ़ाए गए। उम्मीद है तुम लोग अगले साल और भी बेहतर करोगे, संप्रदाय के लिए योगदान दोगे। अस्थि कक्ष ने आखिरी बात कही। अगले साल युद्ध शिविर के लिए आवंटित नामित सीटें आखिरी 30 नाम होंगी। यह बात ऐसे थी जैसे बर्फ का एक कटोरा हर जीवित बचे व्यक्ति के सिर पर उड़ेल दिया गया हो और तुम्हारा दिल भी साथ ही बैठ गया। इस बार अचानक हमला हुआ था। सबको ऐसा झटका लगा कि कुछ संभालने का मौका ही नहीं मिला। इतना सब होने के बाद अगले साल सभी कारीगरों के बीच यकीनन तुम ही मरे जीते फिरोगे। कौन है जो आगे जाकर तोप का चारा बनना चाहेगा? तुम कंकालों में जड़े उन 4 नुकीली पत्तियों को देख रहे हो और दिल में हजार तरह की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। अगर पहले से होता तो आधे साल के भीतर परम शीतल शून्य कला साध ली होती। सपने में भी इतनी हिम्मत नहीं होती। और अब तुमने न सिर्फ कर दिखाया बल्कि अब 250 से ज्यादा जिन आध्यात्मिक चावल बचे हैं बेच देने के बाद एक और दफा सूखा नाश्ता भी जुट जाएगा। सूखा नाश्ता मिल जाए तो इस भूखों की दुनिया में जिंदा रहने का एक दाना और सहारा मिल जाता है। लेकिन तेरी साधना अभी भी बहुत कमजोर है। तुझे अच्छी तरह पता है, ऐसी ऊंची ताकत से औषधीय जड़ी बूटी सुखाना समय ज्यादा लगे तो नस नाड़ियों को नुकसान तय है। और क्या कहें, अभी तेरे पास राक्षसी दांत चावल के बीज भी हैं, उन्हें उगाना है। साधना के तीसरे स्तर की बुनियादी शर्त यही है। पता नहीं उन 2 कमजोर जादुई डंठलों से क्या मैं इस बाधा को तोड़ सकता हूँ? नहीं, जोर कम पड़ जाएगा। पहले असली मुद्दे पर आना होगा। किसी तरह उस खुराकी डंठल को मेरे लिए बाहर निकालना ही होगा। तूने मन बना लिया, साधना के तीसरे स्तर में कूदना है। तुम शांत झोपड़ी में लौटो और बैंत की चटाई पर पालथी मारकर बैठ जाओ। हाथ में एक मुट्ठी घटिया सूखा नाश्ता पकड़ लो और किस्मत आजमाओ। कुछ देर बाद आंखें खोलो और देखो कि हथेली में सूखा नाश्ता पिसकर बारीक चूरा बन गया है। चेहरा कुछ बिगड़ा हुआ है। सूखा नाश्ता लेकर साधना करना मेरे इस टूटे हुए मूल के लिए सीधे सीधे धन की बर्बादी है। तुमने सिर हिलाया, फिर भी औषधीय डंठल की खुशबू। बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं। तुमने पक्का मन बना लिया। उन 2 कमजोर जादुई डंठलों को चलाने की तैयारी करो। ये दोनों डंठल मेरी सालों की कड़ी साधना भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती। तुम्हारे मन में हलचल होते ही पहला पत्ता गर्म धार बनकर शरीर के भीतर बहने लगा। भले ही वह पहले से आदत बन चुका हो, उस उमड़ती हुई जादुई शक्ति की बाढ़ फिर भी तुम्हारे शरीर को झटका दे गई। तुरंत उस शक्ति को मोड़ो और हमेशा वाली वसंत महल की राह से चलाओ। वसंत महल तुम्हारी खानदानी साधना विधि, बड़े देश की आम सी चीज, कोई खास दम नहीं। साधना धीमी है जैसे कछुए की चाल। इसका एक ही फायदा है, देह को संवारती है। एक ही स्तर के साधकों से कुछ साल ज्यादा जी सकते हो और जादुई शक्ति भी थोड़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है। बीते दिनों तुम हमेशा सोचते थे कि खेती करना और देह को संवारना ठीक ही है, लेकिन अब तुम्हें समझ आया संसाधन सीमित है। न छीनो न झपटो तो बस निचले पायदान पर मर मर कर घिसटते रह जाओ। 2 बार 9-9 एक
जादुई धारा इस्तेमाल करते ही खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी वह गर्दन भर कमजोरी अब भी ज्यों की त्यों बनी रही। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गई, चेहरा और भी गंभीर हो गया, दांत भींचे। तुमने आखिरी कमजोर जादुई डंठल भी खर्च कर दिया और काफी देर बीत गई, दोनों डंठल पूरी तरह खत्म हो गए। नतीजा फिर भी सफलता नहीं मिली, तुम आह रोके बिना न रह सके। यही है काबिलियत का फासला, साधना का दूसरा स्तर चरम पर, बस दरवाजे के एक कदम की दूरी पर, फिर भी भीतर घुस ही नहीं पा रहा। कोई और मूल चुन लो, शायद बेहतर हो। इतनी सारी जादुई शक्ति डालने पर काफी पहले ही सफलता मिल जानी चाहिए थी, लेकिन तुम भी कुछ खास नहीं हो पहले की उस अनगिनत सालों जैसी भारी बेरुखी की तुलना में। अब तो बहुत बेहतर है, अब और यूं जान तोड़ मेहनत नहीं कर सकता। सोच बदलनी पड़ेगी। पहले शरीर संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे वह जानवरों की दांत चावल वाली चीज। पहले शरीर को आजमाया जा सकता है, कम से कम अपनी जान बचाने की क्षमता तो बढ़ेगी, लेकिन वह जानवरों की दांत चावल वाली चीज, इसके साथ परिपक्व करने वाली तीखी पत्तियां जरूरी हैं, वरना एक बार असफल हुआ तो मात्र बीज ही नहीं बचेगा और दादी के घर में घुस जाएगा। तुम तो सोच ही रहे होगे। दिल में एक धुंधली सी योजना बन गई। फिर अगले दिन सुबह सवेरे खाना खा लेने के बाद तुम फिर से किंगयांग बाजार पहुंचे या फिर जूशवान गेक। तुम सीधे 220 जिन आध्यात्मिक चावल लियाओ काउंटर के सामने रख दो। लियाओ काउंटर ने इतनी सारी चावल देखी, उसकी आंखें कुछ हिस्सों के लिए चमक उठी। तुम्हारे रवैये पर वह भी काफी गर्मजोशी दिखा रहा था। कुल मिलाकर 44 आध्यात्मिक पत्थर। चलो हो गया, तुमने पहले ही तैयारी कर रखी थी। एक कागज निकाला जिस पर एक छोटी घड़ी की तस्वीर बनी थी और कहा कि मैं यह मंगवाना चाहता हूँ, जानवरों को बुलाने वाली खास घंटी। लियाओ काउंटर ने एक नजर में पहचान लिया, समझ गया, हमारे पास तैयार माल है। निम्न स्तर का जादुई उपकरण, 10 आध्यात्मिक पत्थर। तुम एक पल के लिए अचकचा गए, इतना सस्ता। लियाओ काउंटर हंस पड़ा। मुख्य बात है कि यह विधि बनाना बहुत कठिन है। आखिर यह सिर्फ सजावटी चीज है। पहले युद्ध शिविर में कई लोग इसे हथियाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन असल में बनी गिनती भर ही, इसलिए कोई खरीदता नहीं। समझे? तुमने झटपट 10 आध्यात्मिक पत्थर चुका दिए और उस हथेली भर की छोटी घंटी को समेट लिया। फिर यूं ही पूछा, काउंटर साहब, क्या विकास बढ़ाने वाली कोई दवा भी है? तुम्हारा उन्नति भेदन की बात पर अब भी मन टिका है। लियाओ काउंटर ने तुम्हें ऊपर तीसरी मंजिल पर जाने को कहा। कुछ ही देर बाद तुम हमेशा की तरह शांत भाव से बाहर निकले, जेब में बची हुई 34 आध्यात्मिक पत्थर लिए हुए, लेकिन एक भी खर्च नहीं कर सके, क्योंकि तीसरी मंजिल की सबसे सस्ती दवा की कीमत 60 आध्यात्मिक पत्थर थी। गरीब, यह एक बीमारी है। वापसी के रास्ते में तुमने रास्ते में डू हाइफू के यहाँ जाने का मौका पकड़ा और एक और खेत किराए पर लेने की सोची। तुम्हारी मौजूदा खेती की ताकत के सहारे 5-6 मुंह जमीन भी अब अपनी सीमा पर है, लेकिन डू हाइफू ने तुम्हें बता दिया कि देर हो गई। पहाड़ की आखिरी आध्यात्मिक जमीन भी पहले ही किराए पर दी जा चुकी है। तुम्हारे दिल में हल्की सी धक हुई और वाकई जैसा मैंने सोचा था वैसा ही। अगले साल सबको जिंदगी के लिए जी जान लगानी पड़ेगी। नजर पलटी, जैसे ही सर्दी आई। युनजे दा हुआंग की सर्दियों में तो हद से ज्यादा ठंड पड़ती है। झोपड़पट्टी इलाके में हल्की बर्फ गिरने लगी। यह तो खेतों का आराम का दौर है और तुम्हारे लिए सांस लेने का मुश्किल से मिला मौका भी। उस दिन सुबह सवेरे तुम दरवाजे पर जमी बर्फ साफ कर रहे थे, तभी बगल का लकड़ी का दरवाजा खुला। ली यान ने एक जोड़ी कड़क पहन रखी थी, नजर खींचने वाली आड़ू फूल रंग की स्कर्ट बाहर निकल आई। उस पर वही खास सी चिकनाई सी महक थी और ठंडी हवा के साथ घुल मिलकर तैरती चली आई। तुमने मुस्कुराकर अभिवादन किया। उसने होंठ सिकोड़े और हल्की सी मुस्कान दी। उसकी नजरें तुम्हारे ऊपर एक चक्कर लगाकर घूम गई। पिछले सीजन की पैदावार तो काफी अच्छी रही है ना? काफी चटपटा खर्च निकल आया होगा। तुम तो बस बहाना मार रहे हो, बात किस्मत की ही है। तुम बस घर लौटने ही वाले थे, तभी उसने अचानक तुम्हें आवाज दी। चेहरे पर हल्की सी झेंप उभर आई और आवाज को थोड़ा नीचा करके कहा कि कुछ दिन पहले उसके यहाँ बहुत शोर शराबा हो गया था और तुम्हें भी परेशानी हुई। अगर तुम बुरा न मानो तो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बना दूंगी। इसे मेरी माफी समझ लो। तुम इस सीजन में सीधे सीधे बुरी तरह पिट गए। चेहरा एकदम से लहू जैसा लाल हो गया। यही तो जवान खून की गर्मी है। कौन झेल पाए ऐसी परीक्षा? तुम्हारे दिमाग में बस एक झंकार सी गूंज उठी। दिलो दिमाग एक पल में डगमगा गया। लेकिन इसी वक्त एक ताकतवर आकृति जैसी परछाई तुम्हारे दिमाग की समुद्री सतह पर अचानक चमक उठी। वह प्रेम रोग से ग्रस्त बूढ़ा मूर्ख। बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। तुम्हारी हालत तो पल भर में ढीली पड़ गई। अभी अभी जो हलचल थी वह ठंडे पानी से धुलकर साफ हो गई। तुम्हारा दिल और दिमाग एकदम जकड़ गया। कुछ दिन पहले खेत खलिहान उलट पलट कर दिए थे। कमर में थोड़ा दर्द है कहकर वह चुप हो गया और सिर भी न घुमाया, बस धीरे से घर के अंदर सरक गया। सच में मेरी तो साधना चित्त ही हिल गया। तुम जल्दी से ठंडे पानी से चेहरा धो लो। इसी बीच धड़ाम 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 दरवाजा खटखटाने की आवाज गूंज उठी। तुम्हारा दिल एकदम उछल पड़ा। नहीं होगा ना, सचमुच दरवाजा ठोकने आ गया। जब तुम ऐसे ही हो तो आज मैं भी तुम्हारे साथ भिड़ ही जाता हूँ। तुम गहरी सांस लो और दरवाजा जोर से खींचकर खोल दो। आने वाला कोई और नहीं, शाय लाओ यह था। वह 2 थैले सामान उठाए हुए था। चेहरे पर दांत दिखाती मुस्कान थी। तुम्हें देखकर वह ठिठक गया। यह तुम कैसे हो? तुमसे मुंह से अनजाने ही निकल पड़ा। क्या यह व्यय की मुस्कान जम सी गई और माहौल तुरंत ही अटपटा हो गया। कहने लगा कि बस यूं ही मन हुआ। तुम्हारे लिए एक हांडी लौकी शोरबा बना लाया हूँ। तुम फिर भी मिलने नहीं आए और मुड़कर जाने ही लगे। तुमने फुर्ती से उसे वापस पकड़ लिया। पी शियाओ ने कहा, उसका मतलब वो नहीं था, जल्दी से अंदर बैठो। काई लाओ येव ने एक हांडी शराब तुम्हारी बाहों में ठेल दी और झिझकते हुए पूछा, पास ही नया पड़ोसी आ गया है, तुम्हें पता भी नहीं? तुम्हारा
तुम्हारा चेहरा हैरानी से भरा था और एकदम नाराज लोहे जैसी शक्ल लिए हुए। कहने लगा कि कुछ दिन पहले गली में एक साधक आकर बस गया था, एकदम सच्चा खरा अल्केमिस्ट। तुम्हारा दिल ही दिल कांप उठा। साधना की दुनिया के बड़े बड़े नाम, दानव विशेषज्ञ की हैसियत कितनी ऊंची होती है। कौन चाहेगा कि शिष्टाचार के नाम पर दवा बना कर दे? ऐसा बड़ा शख्स हमारी इस टूटी फूटी जगह में कैसे आ बसेगा? तुम समझते नहीं, पूछा भी नहीं। कारी पायो यात्री ने तुम्हें जल्दी करने को कहा। बेकार की बात मत करो, जल्दी से मिलना जुलना ठीक करो। चलो साथ चलकर एक बार जाकर मिलाते हैं। चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा बना लो। कुछ ही पल बाद तुम लोग दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा खोलने वाला कोई 20-21 साल का सफेद कपड़ों में नौजवान था। 你们自报家门，奉上礼物，你送5斤灵米，蔡老九多加了1壶酒。白衣青年自称苏玉清，收下礼物后又回赠你们一人一个玉瓶。 खोलकर देखो, एक पुनर्जीवन गोली है। बाजार भाव 5 चांदी के सिक्के। तुम और खाए ला चाहिए एक बार नजर मिलाओ। चेहरा भी तमतमा उठा। यह तो हमारी तरफ से शिष्टाचार है, तुम लोगों के तोहफे से कहीं ज्यादा कीमती। दरअसल नीचे वाला रसायनकार ही। सब उन्यानत बैठने के बाद आवाज सपाट थी, मगर उसमें हल्की सी अकड़ थी। कुछ ही समय पहले वह बस एक ही स्तर पर टूटा था। बाहर आकर बस रौब झाड़ रहा था। एक ही स्तर का रसायनकार। तुम और खाए लाओ यव ने टक्कर ले ली। जल्दी जल्दी झुककर सलाम किया। बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। हम तो सचमुच अंधे निकले। ऐसे लोग कहीं भी हों, बड़े लोगों की बैठकी में चमकते हैं। हम जैसे छोटे किरदार तो उनके सामने टिक ही नहीं सकते। 挥了挥手让你们坐下。就在这时，门外又走进来一个人。你回头一看，瞳孔骤然一缩，竟然是龙道友。苏丹师立刻起身相迎，态度明显比对你们热情的多。 लॉर्नक डाउनू भी पूरी तरह आदर से पेश आए। सलाम ठोकने के बाद सीधे तुम्हारे सामने 2 जड़े हुए जेड डिब्बे तोहफे में निकाल दिए। एक स्तर के मध्य चरण का राक्षस जंतु आंतरिक दान और खरलिनत घास भी। सब डांसी के चेहरे पर आखिरकार असली मुस्कान खिलाई। उसने पलटकर निकाला एक बेहतरीन जेड बोतल और आगे बढ़ाई। 2 आध्यात्मिक संग्रह गोलियां। बाद की साधना में भी असर रहेगा। इसके बाद स्विफ्ट डांसी और लंडन डाउस फिर बड़े अपनापन से बातचीत करने लगे। रसायन बनाने से लेकर साधना तक मिलते ही लगता है जैसे बहुत देर हो गई। शुरू से अंत तक उन्होंने हमें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तुम और काय लाओ चीफ का होना, तुम दोनों तो 2 खड़े पगोड़ा जैसे लग रहे थे। आधे पल बाद तुम और काय लाओ ती चुपचाप खिसक कर विदा हो गए। दोनों के चेहरे अंत तक देखने लायक रह गए। तुम खुद को रोक नहीं पाए और एक शिकायत भरी बात कह दी। बहुत ही नाजुक मामला था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वह मध्य स्तर का रसायनकार है? शायद लाओ ये का चेहरा भी खिन्न हो गया। बोला, मुझे क्या पता था। अगली बार ऐसी अच्छी बात हो मुझे फिर मत बुलाना। तुमने दुखी होकर कहा। दिल में घबराहट जमी हुई थी। चारों ऋतुओं का चक्र, एक और बसंत आ गया। तुम्हारी 5 मुट्ठी आध्यात्मिक भूमि की मिट्टी पहले ही उलट पुलट दी गई है और नई ऋतु की आध्यात्मिक चावल की बुवाई भी हो गई। बिल्कुल ठीक, इस बार तुमने ताशेरान की जमीन की मात्र बीजों को, राक्षस दांत वाले चावल की बुवाई की बेल को भी लगा दिया। उस एहसास ने मानो सारा घर बार एक बड़े दांव पर दबा दिया हो। बेल में बीज कम भी नहीं थे, बस इतना था कि पूरा खेत भरने लायक। इस 1 साल में हवा में भी दवा जैसी तीखी गंध घुली हुई थी। पहाड़ की ढलान पर सारी आध्यात्मिक चेरी की फलियां मुर्गे के खून जैसी लाल हो गई थी। एक एक कर जान की बाजी लगाकर उगाई गई थी। जरा सी भी लापरवाही और जरा भी रहम नहीं तो कोई और पीछे डाल देता। जारवी हाइफू ने पहाड़ की ढलान पर एक चक्कर लगाया। यह नजारा देखकर संतोष से सिर हिला दिया। हालांकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एक झटके में 2 महीने बीत गए। तुम खेत की मेड़ पर बैठे थे, अपनी ही फसल को देखते हुए। आंखों की चमक भी लंबी होती जा रही थी। अच्छी खबर यह है कि जितनी ज्यादा निपुण होती हुई परम आध्यात्मिक मंत्र विद्या पर भरोसा है। 4 मुट्ठी शुद्ध आत्मिक चावल की कोंपलें लुभावनी बढ़त दिखा रही हैं। यहाँ तक कि 3 नई बेलें भी निकल आई हैं। उनमें से एक वही उकसाने वाली है जिसकी तुम सपने में भी चाह रखते हो। एक और चीज है, बस बहुत ही कमजोर सा असर। बुरी खबर भी दिल में चुभ ही जाती है। वो कमजोर सी कोंपल जो तुमने बड़े अरमान से लगाई थी, एक भी दाना नहीं फूटा, एक बाल तक नहीं निकला। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? तुम परेशान होकर अपने बाल नोच रहे हो। मैंने तो साफ साफ किताब में लिखा था कि यह भारी है। आध्यात्मिक मंत्र भी कम नहीं लगे। इस बार सच में सब कुछ बेसमझी में तो नहीं गया। फिर 2 महीने निकल गए। साल की पहली फसल में ही आध्यात्मिक चावल कट गया। तुम्हारी वह एक झुकी सी कोंपल अब भी बस एक सूखी डंडी ही है। तुमने 73 दिन आध्यात्मिक चावल काट लिए। लाश में एक हरा सा बुलाने वाला चिन्ह जुड़ गया और 2 सफेद कमजोर असर वाले चिन्ह। लेकिन तुम्हारी रैंकिंग पहले ही 200 से बाहर गिर चुकी है। यह बात जब डू हाइफू ने सुनी तो उसने तुम्हें डांटा नहीं, बल्कि बड़े ही भारी भरकम अंदाज में चिंता जताई। उसने कहा, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। आध्यात्मिक चावल उगाना, बेकार में उस सूखी कोंपल को और सफेद सफेद आध्यात्मिक पत्थर। वो खेल तमाशा छोड़ो भी, तुम्हें क्या, यानी गेट के अंदर का एक स्तर वाला आध्यात्मिक कृषक। सफल होने वाले भी गिने चुने हैं। युवा लोग, ज्यादा ऊंचा न उड़ो, नजरों से दूर जाओगे। तुम्हें सुनकर दिल में खलबली मचती है, लेकिन बस साथ हंसना पड़ता है। अब तुम्हें रैंकिंग की चिंता नहीं। 词条在手，底气足得很。可这兽牙米让你很不甘心，唯一的催熟词条，用还是不用？用了，要是还长不出来，那就是赔了夫人又折兵。最终，在一个死寂的午后， फिर भी तुमने जरा दांत खींच लिए उस चमकती हुई सूखी जमीन की ओर और उस कीमती बुलाने वाले चिन्ह को फेंक दिया। जमीन पर गड़ा गड़ा कर देखते रहे। समय एक एक सेकंड खिसकता गया। जब तुम लगभग हार मानने ही वाले थे, एक हल्की हरी परत जमीन फाड़कर तेजी से निकली और बन गई। तुम्हारी आंखों में एकदम सुनहरी चमक फूट पड़ी। दबे हुए दिल को आखिरकार चैन मिला। पूरा शरीर तुरंत ढीला पड़ गया। इसके बाद वो नाजुक सी कोंपल मानो किसी ने उस पर दवा छिड़क दी हो, पागलों की तरह बढ़ने लगी। सीधे 2 इंच ऊंची मजबूत पौध बनकर ही रुकी। लगता है जितना ऊंचे दर्जे का आध्यात्मिक कृषक, उतने ही ज्यादा बुलाने
वाले चिन्हों की जरूरत पड़ती है। अब तुम्हें समझ आ गया। यह खेल 3-4 साल में जाकर ही परिपक्व होता है। फिलहाल तो बस धीरे धीरे ही चलेगा। पहले आध्यात्मिक चावल साफ करो और बुलाने वाले चिन्ह फैलाओ। तुम बड़ी उम्मीद से जिस पौधे को देखते हो, मैं देखना चाहता हूँ यह खजाना तुम्हें आखिर कैसी चौंकाने वाली खुशखबरी देगा। अगले ही पल 3 चमकदार किरणें अचानक फट पड़ी। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मंत्र 5 बार, गुणवत्ता 1 बार बढ़ी, बुलाने वाला चिन्ह 5 बार। तुम इतने उत्साहित हुए कि सीधे खेत की मेड़ पर उछल पड़े। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मंत्र, उत्पादन दुगुना। यह तो जैसे यहीं से उड़ान भर ली हो। तुम्हें लगता है कि इन कुछ महीनों की घुटन उस एक झटके में सब धुआं धुआं होकर बिखर गई। 10 दिन बाद डुहाइफू हैरान परेशान सा तुम्हारी आध्यात्मिक खेत के सामने खड़ा था। वह बार बार अपनी आंखें मल रहा था। उसका चेहरा हल्दी खाली हो उससे भी बदतर था। वह घुटनों के बल बैठ गया और बड़ी बारीकी से उन सबकी जांच की जिन जानवरों पर लाल धारियां थीं। आखिरकार उसे मानना ही पड़ा। यही है दुष्ट चावल। सच में तुमने इसे उगा ही लिया। वह तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे अजीबो गरीब भावों का पूरा ठेला हो। आधा दिन बीत गया, एक शब्द भी न निकला। कुछ दिन बाद तुमने अभी अभी आध्यात्मिक चावल बेचकर कमाए पैसे समेटे ही थे और फिर से एक चक्कर लगाने निकल पड़े। दुष्ट चावल निपट गया। अब कुछ सुरक्षा का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा मन बहुत साफ है। यह टूटी फूटी दुनिया कौन जाने किस दिन किसी से हाथापाई करनी पड़ जाए। आत्मिक जड़ें बहुत कमजोर हैं, साधना बहुत धीमी है। जरूर कोई न कोई रक्षात्मक उपाय होना चाहिए। लक्ष्य किंगयांग फांगशी या फिर वही बड़ा प्रख्यात पवेलियन। लियाओ काउंटर पर तुम्हें देखते ही मुस्कान ऐसी खिली जैसे गुलदाउदी खिल उठी हो। सीधे तुम्हें ऊपर मंजिल पर ले गया। चौथी मंजिल का शांत कक्ष पेश है। चलो हम वहीं बैठकर बातें करते हैं। और आध्यात्मिक चाय भी मंगवाई। तुम्हारी आंखों में थोड़ा सा जमीन आसमान का तेज है। इस एक साल में तुम कुल मिलाकर भी कुछ बार ही आए हो। आज ये खास मेहमान नवाजी इतनी अचानक क्यों हो गई? शांत कक्ष में घुसते ही तुम्हारा पुराना ही अंदाज रहा। भंडार थैले से 2 बड़े थैले आध्यात्मिक चावल निकाल लिए। पुराना नियम 2 थैले। काउंटर वाले ने तुम्हें कभी सही से गिनने दिया ही नहीं। काउंटर वाले लियाओ ने मुस्कुराकर गिनती पूरी की। तुम्हें एक सिक्कों की थैली देता हूँ। आध्यात्मिक चावल 21 पौंड। यह 70 टुकड़े नाश्ते के हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ ज्यादा ही है। तुम्हारी भौहें तन गई। क्या बात है, इतना पैसा ज्यादा है? काउंटर वाले ने तुम्हारा क्या मतलब है? काउंटर वाला तुम्हारे लिए चाय डाल देता है। आवाज दबाकर फांगशी में आध्यात्मिक चावल की कीमत बढ़ने वाली है। उसने कहा कि लिंग्यूमैन ने युनजे दाहुआंग के युद्ध शिविर में एक पूरी तीसरी स्तर की आध्यात्मिक नस खोजी है। लेकिन वह जगह हजारों राक्षसी जंगली प्राणियों से घिरी है। पैर टिकाना भी मुश्किल है। लिंग्यूमैन को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान बेहद गहरा है। असल में मदद भेजने की सोच थी पर खबर लीक हो गई और जिंगयुन गुफा वाले दल ने बीच में ही हाथ साफ कर दिया। दोनों तरफ सीधे चेहरे उतर गए। यहाँ तक कि संदेश प्रेषण गठन भी बंद कर दिया गया। सहायक सप्लाई की लाइनें भी पूरी कट गईं। तो फिर सिर्फ लिंग्यूमैन ही नहीं, सारे साधना संसाधनों की कीमतें चढ़ेंगी। यह झड़प कम से कम 3-5 साल और ज्यादा से ज्यादा कई दशक तमेगी नहीं। बस फिर खेल खत्म। उसने तुम्हें फिर याद दिलाया। कहा कि सुना है कोई राक्षसी जानवर रक्षा रेखा तोड़कर घुस आया है। दिशा अभी पता नहीं। हाल में बाहर निकलते समय 1000 गुना सावधानी रखना। तुमने चाय का प्याला उठाकर एक घूंट लिया। दिल में मगर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। तुम जानते हो लियाओ काउंटर ने इतने सारे बिस्तर बिछा दिए हैं। अब असली बात करने का वक्त आ गया है। यह बूढ़ा लोमड़िया खबर पहुंचाने में इतना फुर्तीला है। पीछे पक्का कोई आसान मामला नहीं। उससे अच्छे संबंध रखना नुकसान नहीं देगा। काउंटर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाय रख दीजिए। काउंटर वाले के पास और भी काम है। काउंटर वाले ने हंसकर कहा। उसकी आंखों में गहरी समझ झलक रही थी। इशारा था कि सच्चा आदमी पर्दा नहीं रखता। असल में लक्ष्य शौष्या चावल था। जब तुम्हारा वह शौष्या चावल पक जाए तो क्या उसका कुछ हिस्सा हमारी दुकान को बेचा जा सकता है? कीमत पर बात की जा सकती है। बाजार भाव पर एक 10वां और जोड़ देंगे। तुम्हारा दिल एक झटके से कांप उठा। ये तो अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं। यह बूढ़ी लोमड़िया शौष्या चावल उगाने की बात तक सुन गई। सबको पता है तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि 2 साल बाद पकाया नहीं और तुम भी गारंटी नहीं दे पाए। एक पीछे का रास्ता छोड़ दिया। लाओ छांगुई को बस सोने की तख्ती ठोकने ही पड़ती। मौका आ गया। तुम थोड़ा रुक जाओ, दिशा बदलो। पता नहीं कितनी बड़ी हैसियत, क्या शरीर साधने की कला बेच रहे हो। लाओ छांगुई ने पल भर में समझ लिया। सीधे भंडारण थैली से कई किताबें निकाल ली। 9 मोड़ वाला पुनर्जनन सूत्र, शीर्ष स्तरीय कला, सीधा खजाना खोलने वाली चाबी, 3000 आध्यात्मिक पत्थर, जमृत राजा की कांच देह सूत्र, उच्च स्तरीय कला 1000 आध्यात्मिक पत्थर, वज्र खंडित मूल सूत्र, मध्य स्तरीय 500 आध्यात्मिक पत्थर। सुनते ही लगा जैसे वह दाम बता रहा हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास जो थोड़े से आध्यात्मिक पत्थर हैं वे कागज के टुकड़ों से जरा भी अलग नहीं। जब तक स्वर्ग टूट न पड़े और जादुई रत्न न बदल जाए। 80 आध्यात्मिक पत्थर। तुमने अचानक उसे टोक दिया। उसे अच्छी तरह समझाने दो। पर लाओ छांगुई के चेहरे पर भी एक झटके में रंग उड़ गया और कहा कि यह तो गलत ले आए। यह दानवी मार्ग की कला है। इसे साधोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी। तुम मौके पर एकदम चुप रहे तो तुम अब भी बेच रहे हो। कुछ पल बाद तुम दोनों हाथ खाली किए जुक्सुआनगे से निकल आए। वे कलाएं तुम खरीद ही नहीं सकते। उन्हें साधने में कई दशक लग जाते। बिल्कुल साफ और सपाट। लेकिन लाओ छांगुई ने अंत में तुम्हें एक साफ राह बता दी। फांगशी के पूर्वी इलाके में एक रुआन परिवार है। उनके घर की हालत खस्ता है। पूर्वजों ने शरीर साधने की एक कला छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने 100 आध्यात्मिक पत्थर भी खर्च करके नहीं खरीदी। रुआन परिवार को तो बस ताकत बढ़ाने वाली दवा चाहिए। लाओ छांगुई को लगा यह फायदे का सौदा नहीं। शायद तुम किस्मत आजमा कर वहाँ जाकर देखो। समझे तुम? लाओ छांगुई यह तुम्हें इशारे में बता रहा है कि आने वाले आम रस आपूर्ति के कोटे को पूरी तरह गिरवी रख दो। शायद बन जाए। बदले में तुमने भी हामी भर दी। जब आम रस पक जाएगा तो उसे पहले एक चरण उनके हाथ बेच देना। यह सौदा दोनों तरफ जीत वाला है। तुम बस दुकान से निकले ही थे कि सामने ही एक धुआंधार दल से टकरा गए। आध्यात्मिक पंखों वाले गश्ती दल से, जिनमें कत्ल का मिजाज उफान पर था। वे तुम्हें तरीके से बाहर हाँक ले गए। तुमने किसी तमाशा
तमाशा देखने वाले राहगीर को पकड़कर पूछा क्या हुआ था। उसने बताया कि वे राक्षसी जानवरों को मारने गए थे, लेकिन तरीके की सुरक्षा बहुत। नोट करो, 7 राक्षस भी सुरक्षा मंत्र को नहीं तोड़ सकते। बस बेवजह मत दौड़ो। अगर तुमने सूझबूझ से निकलकर निर्देश के अनुसार तो तुमने फांगशी के पूर्वी इलाके में रुआन परिवार को ढूंढ लिया, लेकिन बंद दरवाजे का सामना करना पड़ा। पड़ोसी ने बताया रुआन परिवार के लोग बाहर गए हुए हैं, 3-4 महीने बाद ही लौटेंगे। तुम बस मजबूरी में काम रोक सकते थे और झोपड़ी बस्ती में लौट आए। आसमान ढल चुका था, तुम्हारा मन खाना बनाने में नहीं लग रहा था, दिमाग में बस घपला घपला मचा था। फांगशी में सुरक्षा, लेकिन तुम्हारी यह झोपड़ी बस्ती। सुरक्षा मंत्र का कोई असर नहीं है। दरवाजे पर बस एक धमाका भी तुम्हें पल भर में चौकन्ना कर सकता था। दरवाजा खोलो। तुम सकपका गए। कौन सोचता था कि आने वाला आदमी सचमुच क्यूई साधना के बाद के चरण वाला ड्रैगन सा दोस्त निकला। वह तो दरवाजा खोलते ही समझ गया। सुना है तुम्हारी आध्यात्मिक चावल की क्वालिटी काफी बढ़िया है, कुछ खरीदना चाहता हूँ। दिल में क्या चल रहा है, मेरी बात समझो। मुस्कुराते हुए बोला ज्यादातर तो बिक चुका है। ड्रैगन से दोस्त ने भौहें सिकोड़ ली। पूछो कितना बचा है। वह सबका सब ले लूंगा। बाजार भाव पर तुमने तय कर लिया। एक दांव खेल ही लो, आजमाइश करने दो। मैंने सुना तो है इन 2 दिनों में अनाज के दाम 5 गुना बढ़ने वाले हैं। ड्रैगन सा दोस्त साफ साफ हक्का बक्का रह गया। फिर से सोच समझ कर देखो ये खबर। उसने भी अभी अभी अपने छोटे से घेरे में से जाना था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। कहा कि तुम्हारी खबर काफी पक्की है, तो बढ़ी हुई कीमत पर ही सौदा तय। तुम हाँ कहो। उसने 50 जिन जमा माल के बेच दिए। ड्रैगन से दोस्त को रुखसत किया। दिल में एक पल को कसक हुई। क्यूई साधना के बाद के शिष्यों तक ने भी जमाखोरी शुरू कर दी थी। हे भगवान, लगता है सचमुच हालात बदलने वाले हैं। जब तुमने एक ठाठदार आध्यात्मिक चावल की थाली चट कर ली, घुटनों के बल बैठकर उस पर पाम योग की साधना शुरू की और चांगचुन महल को चलाने लगे। 10 समुद्र सी विशाल जगह में अभी भी सिर्फ 2 कमजोर जादुई मणियां बची हैं। यही आज का दिन था। जैसे ही तुम्हारी इच्छा हिली, एक मणि पल भर में गायब हो गई। दान तियान के भीतर की शक्ति जैसे टूटी हुई बाढ़ बन गई और नस नस पर पागलों की तरह धावा बोलने लगी। जब शक्ति का संचय चरम पर पहुंचा, एक अदृश्य परत आवाज सुनते ही टूट गई। क्यूई साधना की 7वीं से 3री मंजिल तक तुम्हारे शरीर की शक्ति तरंगे पल भर में एक दर्जा ऊपर चढ़ गई। तुम अक्सर एक मुंह गंदली सांस बाहर निकालते हो और लगभग दोगुनी उफनती आत्मिक शक्ति का एहसास करते हो। कितने साल लग गए। आखिरकार क्यूई साधना की 2री मंजिल पर कैद होकर नहीं रहना पड़ा। तुम अपने भीतर की दीवानगी को दबाते हो और यह भी बहुत साफ है, यह तो बस शुरुआत है। क्यूई साधना की 3री मंजिल जल्द आने वाली उथल पुथल में फिर भी बस राख ही बनना है। तुम्हें और तेज होना होगा और मजबूत, तभी बाजी पलटेगी। फिर 3 महीने बीत गए। दूसरे मौसम की आत्मिक कीटों ने तुम्हें बस 2 कमजोर जादुई मणियां ही दी। लगता है किस्मत भी साथ छोड़ रही है, लेकिन अच्छा यह रहा कि साधना में सफलता के बाद शक्ति काफी बढ़ गई और उपज भी 90% टूट गई। तुमने अब आधा भी आध्यात्मिक चावल नहीं बेचा, बल्कि उसे जमा कर लिया। फांग परिवार के भीतर चावल की कीमत पहले ही 60% चढ़ चुकी थी। तुमने वह पैसा जो 150 बड़ी मुश्किल से बचाया था, ले आओ काउंटर पर जाकर ताबीज और एक निम्न दर्जे की जादुई तलवार खरीद ली। दिल को थोड़ा और सुकून मिला। अक्टूबर के अंत में पतझड़ की हवा सेहरन पैदा कर रही थी। जंगल में सूखे पत्ते बिछ गए थे और पहाड़ की चोटी तक जाने वाली पगडंडी को ढक लिया था। साथ ही कुछ अशुभ निशान भी छिपा दिए थे। तीसरे मौसम की आध्यात्मिक चावल अब पूरी तरह टूट चुके थे। 1 और महीना गुजरते ही फसल तैयार हो जाएगी। सभी आध्यात्मिक किसान कर वसूलने वाले की मुर्गी की तरह थे, दिन भर खेत में ही पड़े रहते थे। इस मौसम में तुमने बस एक ही कमजोर जादुई मणि निकाली। असर यह था कि तुमने सोया चावल को तेजी से पकाने की सोच पूरी तरह पानी में डाल दी। तुम बस आंखें फाड़े सोया चावल की खेत तैयार होते हुए लुभावनी मणियों को देखते रह गए। धीरे धीरे इंतजार करो। उस दिन तुम खेत में आध्यात्मिक इच्छा सूत्र का अभ्यास कर रहे थे। पीछे से अचानक कदमों की आहट आई। तुम्हारे मन में एक हल्की सी लहर उठी। तुरंत उसने मंत्र वापस खींच लिया। एक सफेद वस्त्र पहना युवक साधक तुम्हारी तरफ आ रहा था। वही सुदांशी थी। वह यहाँ क्या करने आई है? लगता है कोई बात होगी। वह सीधे मुद्दे पर आ गई। सुना है तुमने हु अम्मी का उत्पादन किया है। तुमने भी जल्दी से शिष्टाचार निभाया। बस इतना कहा कि हम लोग कामयाब हो गए, औपचारिकता की जरूरत नहीं। उसने सीधा कहा मैं आई हूँ अम्मी की आधी तैयार चीज के लिए, लाल अमृत रस। तुम्हारा चेहरा तो बहुत सख्त लग रहा है। यह चालबाजी मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। सुदांशी ने समझाया यह एक दुर्लभ औषधि सहायक सामग्री है, इसे जानने वाले बहुत कम है। वह तुम्हारी हु अम्मी की खेती के चारों ओर एक चक्कर लगा और हैरानी से बोली कहना पड़ेगा तुमने इस हु अम्मी को सचमुच बढ़िया पाला है। लगता है तुम्हारे पास कोई खास नुस्खा है। तुम मन ही मन सोच रहे थे कि कोई खास राज तो नहीं। राज तो है और एक है भी। उसने हल्के से एक धान के पौधे की सबसे ऊपर वाली पत्ती अलग की और तुम्हें पास जाकर देखने का इशारा किया। तुम पास झुक गए, सिर्फ जड़ों के पास। वहाँ सचमुच खून लाल रंग की ओस की एक बूंद छिपी हुई थी। यह चीज आत्म बुद्धि को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाती। ठीक है, मेरे औषधि निर्माण में काम आ जाएगी। सुदांशी ने एक जेड की शीशी निकाली। क्या मैं कुछ इकट्ठा कर सकती हूँ? 10 आध्यात्मिक पत्थर। सुदांशी हंस पड़ी। आप खुलकर इस्तेमाल कीजिए, कोई बात नहीं। आपसे मैं कैसे पैसे ले सकती हूँ? औषधि गुरु से अच्छा संबंध बना लो, फायदा ही फायदा। तो फिर मैं भी औपचारिकता नहीं करूंगी। जैसे ही सुदांशी ने हाथ बढ़ाने ही वाली थी, अचानक सिकुड़न और सिमटना, झट झट झट। चारों तरफ के पेड़ पौधे पागलों की तरह हिलने लगे। जंगल में मानो हजारों घोड़े और लाखों फौजी भाग रहे हों और सीधे तुम्हारी ओर टूट पड़े। सुदांशी का हाथ एक पल थम गया। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या मामला है? मन ही मन जरा सावधान रहो। उसने तुरंत अपनी ताजा खरीदी हुई सुनहरी रक्षा ताबीज कसकर पकड़ ली। पहाड़ पर अन्य आत्मा किसान भी असामान्य स्थिति देख रहे हैं। सबने हाथ का काम झटपट रोक दिया। अंतिम समय कानों को चीर देने वाली चीख ने पहाड़ की खामोशी को चीर डाला। दर्जनों गाढ़े शरीर और अजीब काले बालों वाले वानर जैसे जंगल से निकली भीड़ हो बाहर धड़ाधड़ निकल आए। उनमें से कुछ की सांसें स्पष्ट रूप से मध्य
मध्य स्तर तक पहुंच चुकी थी। खराब, यह तो खूंखार वानर है। सुदांशी चौंक कर चीख पड़ी। उसने तुरंत अपनी भंडारण थैली झाड़ दी। एक तंत्र पताका झट से बाहर उड़ाई। एक हल्का नीला प्रकाश कवच उसे घेर गया। वह बहुत तेजी से चिल्लाई, सुनहरी ताबीज बेअसर है, जल्दी अंदर आओ। तुम में रत्ती भर भी हिचक नहीं। एक धक्का लगते ही वह प्रकाश कवच में घुस गया। क्षण भर में बाहर की तीखी चीखें अलग थलग पड़ गईं। मन पहले ही घबरा चुका था, अब बाहर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस उन वानरों के मुंह से एक एक करके तरंगे निकलती दिखी, जिनसे पीड़ित हर किसान की आंखें एकदम लाल हो गईं और वे उग्र हो उठे और अपने आसपास के लोगों पर पागलों की तरह टूट पड़े। एक ही पल में खेत मानो खिचड़ी बन गया। एक प्रेम जोड़ी का मध्य स्तर का साधक जो अभी अभी मिलने की सोच ही रहा था, भागने को हुआ तो एक तरंग ने उसे जा घेरा और दर्दनाक चीख के साथ वह आधी हवा में से नीचे गिर पड़ा। एक विशालकाय खूंखार वानर जोर से झपट पड़ा। एक झटके में उसे बुरी तरह चोट लगी। मौके पर ही जान पर बनाई। तीखी हंसी की सनसनाहट तुम्हारे कानों में छेद करने ही वाली थी। तुम यह नजारा देखो। सिर की खाल सिहर उठी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहला ख्याल ही यही आया कि भागो, लेकिन तुमने फौरन खुद को संभाल लिया। तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है अब सुदांशी की बड़ी जादुई रचना से दूर निकल जाना, वरना नीचे उतरते ही हालत अभी वाले जैसी ही होगी। तुमने मुड़कर सुदांशी की ओर एक नजर डाली। उसका चेहरा भले ही बदसूरत था, लेकिन अभी भी काफी स्थिर था। घबराओ मत, मेरी जादुई रचना एक झटके के लिए टिकी रह सकती है, उसने धीमे से कहा। लिंग्यूएन गेट के लोग जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। बात अभी निकली ही थी। 7-8 भड़कीली बंदर जैसी राक्षसी छायाएं अचानक दिशा बदल गईं और घेर लेने के अंदाज में तुम लोगों पर झपट पड़ी। उसे चारों तरफ से घेर लो। वही था जो अभी वाला बानर राज था। सुदांशी का चेहरा भी बदल गया। देखते ही देखते वे पशु जीव जादुई खेत की ओर टूट पड़ने वाले थे। तुम्हारी आंखें लाल हो गईं। तुरंत ही भंडारण थैला निकाला। आंखों में एक तेज सी चमक कौंधी और तुम्हारे हाथ में एक तांबे की छोटी घंटी प्रकट हुई। तुमने जोर से हिलाया। छोटी घंटी पल भर में बड़ी हो गई, आधी हवा में मछली की तरह तैर रही थी। यही तो पशु नियंत्रक घंटी है। तुम उस बंदर झुंड की ओर बढ़े और हल्की सी मुस्कान दी। एक सफेद दांतों वाली मुस्कान दिखाई। चलो मुझसे मुकाबला करके तो देखो। ठीक है, देखते हैं किसका सुर सबसे तेज है। एक जोरदार गूंज। तुम्हारे हाथ में पकड़ी तांबे की घंटी जादुई वस्तु से फटकर खुल गई। घेरा बना हुआ जंगल। यह आवाज कान फाड़ने वाली थी। पीछे बैठे लोग भी अचंभे में रह गए। सिर्फ आवाज ही काफी थी कि रोंगटे खड़े हो जाए। तुम बीच में खड़े हो। बेशुमार आवाजें लहरों की तरह चारों तरफ फैल गईं। एक परत के बाद दूसरी परत बाहर की ओर धकेलती गई। पल भर में उन सब बंदरों की तीखी चीखें पूरी तरह डुबो दी। बंदरों की अजीब ध्वनि तरंगे मौके पर ही टूट गईं। चारों तरफ के क्रिस्टल जैसी आंखों में लाल चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और एक एक कर सब होश में लौट आए। पहली परत के बंदर डर के मारे पेशाब तक कर बैठे, इधर उधर भागने लगे। जो बंदर शुरू में जादुई क्रम शक्ति वाले नेता पर झपटने वाले थे, तुम्हारी घंटी के पास आते ही ध्वनि तरंगों की मार से उनका पूरा काला बदन धराशायी हो गया और वे कांपने लगे। लेकिन उस प्रथम स्तर के 7वें दर्जे के बंदर राज ने बस कुछ ही सांसों में भाईचारे वाली हिम्मत फिर से जुटा ली और आसमान की ओर चीखा। फिर डर के मारे भागे हुए बंदर झुंड को दोबारा संगठित करना चाहा। यह साफ था वह तुम्हारी चाल समझ चुका था। तुम्हारी यह चाल बस गड़गड़ाहट तो है, बारिश की बूंदे कम, दिखावा ज्यादा, दिखाने के लिए डरावना। असल में कोई खास चोट नहीं पहुंची, नकली या सच्ची, काम की नहीं। तुम खुद ही एक झटका खा गए थे बस इसी एक पल में। देह की 5% शक्ति पल भर में चूस ली गई। लेकिन यह देखकर कि इस चाल का बंदर झुंड पर सचमुच असर हुआ, तुम्हारा दिल थोड़ा तो स्थिर हुआ। किन में क्या सच में पशु नियंत्रक मंत्र जानता है? पीछे खड़ा सुदांशी भी हैरान रह गया। तुम्हारी आंखों का भाव ही बदल गया है, जैसे उसने तुम्हें फिर से पहचाना हो। तुमने बस इतना सख्ती से कहा कि यह चाल अभी तो चल गई, पर कितना टिकेगी कौन जाने, जिससे सुदांशी की हंसी छूट गई। वे बाकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। किंदाओ, सावधान। वे फिर ऊपर आ गए। चेतावनी सुनकर तुम अभी तुरंत होश में आओ। जल्दी से फॉर्मेशन की शक्ति चलाओ। और फिर एक राक्षस नाशक मंत्र गर्जा कर बाहर निकल गया। आधी चाय के बाद आखिरकार आसमान में एक प्रकाश रेखा तिरछी कट गई। एक विशाल फ्लाइंग शिप पल भर में तुम्हारी आध्यात्मिक भूमि के ऊपर आकर ठहर गई। जरा आंखें फाड़ कर देखो, यह लिंग्यूए गेट के पुराने प्रबंधक थे, जो बाहर के शिष्यों को साथ लेकर मदद के लिए आए। समय पर तो आ गए। तुम अक्सर अपनी सांसें छोड़ देते हो, बस अभी की वह थोड़ी देर ही तो। तुमने पहले ही राक्षस नाशक मंत्र के 5 मंत्र पाठ पूरे खर्च कर डाले। इस समय तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया। दंतियन खाली खाली सा है। अगर तुम्हारी चिरयौवन शक्ति दूसरों से 1 गुना ज्यादा न होती तो वे एक पल भी और देर करते और तुम सच में तेल बुझने से पहले ही दीपक बुझा देते। कमजोर शक्ति के मंत्र पाठ भी बचाकर नहीं निकालने पड़ते, वरना जान पर बनाती। इस बार राक्षसों का छापा बहुत ही अचानक हुआ। आधे पल से भी कम समय में उस अजीब ध्वनि तरंग के हमले के साथ सबको संभलने का मौका ही नहीं मिला। पुराना प्रबंधक तो गुस्से से लगभग फट ही पड़ा। आध्यात्मिक भूमि को इतना बड़ा नुकसान हुआ, उस पर यह प्रभारी तो निश्चित ही भीतर से सजा पाएगा। बस देखा कि उसने उंगली मोड़ी और एक झटके में एक लाल लाल उड़ती तलवार हाथ से छूटकर निकल गई। एक लाल चमक कौंधी। उड़ती तलवार ने पल भर में उस पूंछ वाले बंदर राजा को चीर दिया। हवा एकदम खामोश हो गई। वह बंदर राजा सिर से पांव तक फटकर खून की धारा में बदल गया। एक ही तलवार में बुरी तरह घायल और वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। प्रेम ऊर्जा से भरा हुआ, इतना भयावह कि रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम पुराने प्रबंधक के इस बिजली जैसे हथकंडे को देखते ही सीधे दंग रह गए। लिंग्यू गेट के लोग आते ही यह मामला यहीं खत्म माना गया। बचे हुए बंदरों को जल्दी ही साफ कर दिया जाएगा। मौका साफ किया गया। पुराना प्रबंधक फ्लाइंग शिप पर चढ़ गया। रवाना होने से पहले मुड़कर एक बार पूछा, अभी किसने
ने राक्षस नाशक मंत्र चलाया था। तुम अभी झिझक रहे हो, ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहते, लेकिन सुदानशी ने तुमसे पहले ही खड़े होकर कहा कि यह किन दाऊयू थे। इस बार उन्होंने बहुत नुकसान उठाया। पुराने प्रबंधक ने आंखें सिकोड़कर तुम्हें कई बार तौला, फिर तुरंत समुद्र पार यात्रा के लिए ठंडी आवाज में बुदबुदाया। वही राक्षस निगलने वाली आत्मा मोंग है, उसे स्मृति शक्ति का काम दे दिया जाए। इस मौसम की आध्यात्मिक नारी की नींद एक हिस्से तक कम कर दो। समुद्र पार यात्रा का चेहरा खाने से भी बदतर लग रहा था, लेकिन फिर भी जल्दी से सिर हिलाकर कमर तक झुक गया। एक हिस्से तक कम कर दो, और कम तो जाहिर है उसकी वही पदोन्नति होगी। इसके बाद पुराने प्रबंधक ने फिर गंभीर होकर सुदानशी से कहा, पहले जो बात तुमसे की थी उसका हिसाब भी। सुदानशी ने बस यह जताया कि वह खुद बिखराव पसंद करती है और बंधन में बंधना नहीं चाहती। यह बात बाद में फिर कहेंगे। कहिए। पुराना प्रबंधक शिष्यों को लेकर फ्लाइंग शिप से रवाना हो गया। तुमने राहत की सांस ली। चारों तरफ पहाड़ी ढलान पर झाड़ियों का सघन झुरमुट था। सिर्फ तुम्हारी और कुछ गिने चुने लोगों की आध्यात्मिक भूमि थी जो मुसीबत से बच गई। कई खेत आधे से ज्यादा नष्ट हो चुके थे। पहाड़ पर 10 से कुछ ज्यादा आध्यात्मिक किसान दुर्भाग्य से विपत्ति में फंस गए। अधिकांश प्रभावित हैं, छाया तरंग के कारण नियंत्रण खो रहे हैं और उन लाशों को देखते हुए जो खून के दलदल में पड़ी थी। तुम्हारे दिल में एक अनकहा सा स्वाद उठ रहा है। सब नीचे तबके के सीधे सादे दुखियारे हैं। कड़ी मेहनत, दोगुनी मशक्कत, आखिर में एक हादसे से बच न पाया। अगर सुदानशी न होती, आज तो लगता है मैं भी उनके साथ एक बार फंसी जाता। तुमने खुद ही होश संभाल लिया और अचानक फिर से तुम्हें चाय लाउजू की याद आ गई। सुदानशी आकर निकल गई। तुम्हें एक सांस भरने की दवा की छोटी शीशी दे रहा हूँ। कहना पड़ेगा इस बार तुमने बहुत घाटा उठाया। अगर सवारी जानवर ने अंधेरी लहर तोड़ न दी होती, आज तुम और मैं शायद दोनों ही चुने गए थे। तुम एक पल को ठिठक गए। कोई औपचारिकता नहीं, इधर आकर एक नजर देखो। अंदर पूरे 5 दाने औषधि थे। तुम एक दाना खा लो, यहीं बैठकर सांस समेटो और आराम करो। कुछ ही पल बाद उसके पीले फीके चेहरे पर आखिर कुछ रंग तो लौटा। तुम उठ खड़े हो और सुदानशी को सलाम ठोका। कहा, पहले जाकर चाय लाउजू को देख लीजिए। पर जैसे ही वह आधा रास्ता ही चला था, सामने से आकर सीधे उससे जा टकराया। उसने मुड़कर चेहरा पोत लिया और बदन पर रंग लगा हुआ था। वह एक टहनी पकड़े हुए था, लड़खड़ाता, अटकता, ऊपर चढ़ रहा था। हालत बहुत खराब थी। एक नजर उठाई तो देखा तुम ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पल भर में उसकी ढाल टूट गई। सच कहूँ तो वह यह सह ही नहीं पाया। उसने कहा, पता नहीं यह कौन सा बदतमीज कमीना है जिसे बंदर के खून से रंग दिया गया है और पीठ में कुल्हाड़ी घोंपती है। उसे यह मत बताना कि किसने किया। तुम देख रहे हो उसके बस ऊपर ऊपर के घाव हैं। तो भी दिल को तसल्ली हो गई। वह एक बात बोल उठा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो अच्छा है। नतीजा यह है कि चाय लाउजू और भी भड़क गया। तुमसे पूछताछ करने लगा कि तुम्हें जरा भी चोट क्यों नहीं लगी। क्या वह बंदरों का झुंड तुम्हारे घर का सगा संबंधी है? तुमसे उसे छोड़ते नहीं बन रहा था। तुम कुछ ज्यादा ही बेजुबान हो। बस यही समझाना पड़ा और किस्मत ने कमाल कर दिया। सुदानशी से टकरा गया, वरना अब तो तुम मुझे जरूर आग पर चढ़ाकर भून दोगे। क्या सुदानशी? वह तुम्हारे खेतों में घोड़ा दौड़ाने गया था। चाय लाउजू का चेहरा और भी उलझ गया। तुमने बस सुदानशी के सामने चिल्लिंगलू वाली बात उठानी पड़ी। मैंने उसे संक्षेप में एक बार समझा दिया और साथ ही उस जंगली रुई के बीज वाली बात भी बता दी। तो तुमने जंगली रुई के बीज उगा दिए थे। चाय लाउजू की आंखें फटी रह गई। लगता था उसकी दुनिया ही फिर से सेट हो गई। वह यहाँ 10 साल से था। न जाने कितनी बार कोशिश की, हर बार नाकाम रहा। एक समय उसे शक भी हुआ कि यहाँ की मिट्टी ही काम की नहीं, जब तक वह तुम्हारे साथ पहाड़ के पीछे नहीं आ गया और अपनी आंखों से आधे आदमी जितने लंबे जंगली रुई के पौधे नहीं देख लिए। तब जाकर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई और दिल में एक कसक रह गई। इस बार सचमुच ईर्ष्या की आग लग गई। छिनमिन, तुम तो बड़े धर्मी निकले और घाटा सहकर भी मुझे शराब पिलाई, जंगली रुई के बीज उगाए और मुझे एक शब्द भी न बताया। उसने अपनी भड़ास निकाल ली और यह भी नहीं भूला कि पहले सुदानशी के साथ गर्मजोशी से सलाम दुआ कर ली थी। फिर तुम्हारे कान के पास झुककर धीमे से पूछा, यह जंगली रुई के बीज तुम्हें कहाँ से मिले? तुमने शांत भाव से जवाब दिया, लियाओ दुकानदार से खरीदे थे। मानो दांव पर अपनी पूरी जमा पूंजी ही रखती हो। चाय लाउजू मन ही मन हैरान रह गया और बोला, सच में तुम्हारी किस्मत तो गधे को भी पछाड़ दे। इतना बड़ा कमाल कर ही दिखाया। तुम बस हंसे थे। मतलब जब तुम पक्के हो जाओ तब बात करेंगे। उसे जूशुआन गेजे में ले जाकर एक प्याला पिलाओ, तभी वह संतुष्ट होगा। 2 दिन बाद राक्षसी हमले की लहर गुजर चुकी थी। हालांकि लिंग्यू द्वार पर कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लगाए गए हैं, लेकिन वह भी बस एक आसान स्पर्श परीक्षण वाला फॉर्मेशन ही था। इस बार की घटना से तुम्हारी ताकत बढ़ाने की चाह पहले कभी न हुई इतनी तीव्र। कोई आधार नहीं था तो सुरक्षा भावना कहाँ से आती? कभी भी जान पर बन सकती थी। इसलिए तुम फिर से किंगयांग फांगशी आए। रुआन परिवार के बड़े आंगन में दरवाजा खटखटाने के बाद चेहरे पर बेचैनी ली आधे सफेद बालों वाला एक अधेड़ साधक दरवाजा खोलने आया। तुमने दरवाजा खोलते ही हालचाल पूछकर अपनी मंशा साफ कर दी। रुआन भाई थोड़ा ठिठके और फिर तुम्हें अंदर बुला लिया। आंगन में हर तरफ बेतरतीब से बिखरा हुआ था। उसके अलावा वहाँ कोई और नहीं था। वह बोला ही कि जब तक कोई की रक्त बढ़ाने वाली दवा या आध्यात्मिक सामग्री न हो, वरना तुम्हें बस खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तुमने सिर हिलाया और फिर इस कॉन्ग फा के बारे में पूछा। उसने एक लंबी सांस ली और टूटी फूटी आंगन की ओर इशारा करते हुए कमरा भर उदासी से बोला कि रुआन परिवार की पितृ परंपरा की सारी दौलत, यही कॉन्ग फा उसके घर में छोड़ी गई विरासत है। उसने भंडारण थैले से एक टुकड़ा राक्षस चर्म निकाला और तुम्हें दिखाया। यह कॉन्ग फा 100 रत्न मणि स्फटिक कहलाता है। साधना से पहले यह बेहद कठोर मांग रखता है। जरूर होती है कि रक्त बढ़ाने वाली स्वर्गीय निधि की सहायता। उसकी बात सुनते सुनते तुम धीरे धीरे समझ गए। इस कॉन्ग फा की राह बहुत जंगली है। इसका मूल है रक्त परिवर्तन कर हड्डियां गढ़ना, विभिन्न की रक्त बढ़ाने वाली आध्यात्मिक सामग्रियों को निगलकर लगातार रक्त परिवर्तन कर हड्डियां गढ़ना, जब तक कि रक्त पारे जैसी उमड़ने न लगे और देह स्फटिक सी निर्मल, मणि सी चमकदार न हो जाए, तब तक साधना को गहराई में ले जाया जाता है और एक स्फटिक सी मणि चोगा भी संघनित हो सकती है। 100 रक्तों पर भी अजय, अडिग और अटूट तुम
मन ही मन चौंक गए। लेकिन रुआन भाई की आगे की बातों ने तुम्हें ठंडे पानी से नहला दिया। आध्यात्मिक सामग्री में निवेश बस एक गहरा बिना तल वाला गड्ढा है, और यह तो सिर्फ एक झलक भर है। अभी सिर्फ आगे की 9 परतें। तुमने पूछा कि वह अभी इसे किस स्तर तक साध चुका है। उसके चेहरे पर कड़वाहट छा गई। सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, आगे पीछे हजारों आध्यात्मिक पत्थर लगे, और अब जाकर सिर्फ तीसरी परत तक पहुंचा हूँ। फिर तुमने उनके कबीले में पूछा क्या कोई 5वीं परत तक पहुंचा है। उसने कहा नहीं, उनमें मैं ही सबसे ऊंचा हूँ। तुम्हें पल भर में समझ आ गया वह इतनी जल्दी क्यों बेच रहा है। तराजू पलटते ही तुमने सीधे दाम की बात की। 100 आध्यात्मिक पत्थर और 10 जिन राक्षस दांत चावल, और यह कौन फा मैं ले रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास राक्षस दांत चावल भी है? रुआन भाई की थकी आंखों में अचानक चमक आ गई। पूरा आदमी स्फूर्त हो गया। तुमने शांत भाव से कहा तुम अब भी पक्के नहीं हो, पर चीज निकल आई है, बस समय का फर्क है। उसने फौरन मोल भाव शुरू कर दिया। कम से कम 20 जिन तो चाहिए। तेरी भौहें एक पल को सिकुड़ गईं। 2 बातें नहीं, मुड़ और चल दिया। यह तो सीधे शेर का मुंह है। 20 जिन राक्षसी मक्का। अब बाजार भाव कम से कम 100 आत्मिक पत्थर है। यह तो तुम्हें बलि का बकरा बना रहा है। तुझे सच में जाते देख। रुआन दाऊयू मौके पर ही झल्ला उठा। गठबंधन ने तुम्हें रोक लिया। अगर बात करनी है तो ठीक से कर, इतनी जल्दी मत जा। आखिरकार थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद वह मान ही गया। 100 आत्मिक पत्थर के ऊपर 10 जिन राक्षसी मक्का। जैसा तुम कहो, सौदा पक्का। तुम हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने फिर राक्षसी मक्का के भुगतान का समय पूछा। तुमने तुरंत जवाब दे दिया, शायद अभी भी 2 साल बाकी है। उसने जरा सोचा, एक रियायती योजना पेश की। तुम पहले 100 आत्मिक पत्थर जमा कर दो। वह तुम्हें खेती का तरीका पहली 5 परतों तक की नकल दे देगा। जब मक्का पक जाए तब तुम आकर मूल पुस्तक ले जाना। तुम सीधा सिर हिला दो। फिर भंडारण थैले से निकालकर 100 आत्मिक पत्थर उन्हें थमा दिए। ऊपर से बादलों की तरह शांत, हवा जैसी हल्की, लेकिन भीतर खून टपक रहा था। यह तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से मिला है। जो कुछ घर बार बटोरा था एक झटके में लुट गया। सौदा तय होने के बाद तुम ज्यादा देर नहीं रुके। जेट पट्टी हाथ में लेकर सीधे निकल पड़े। झोपड़ी वाले इलाके में लौट आए। फिर से आम खेतीहर जिंदगी में लौट आए। तुम हर दिन खेत में लिखी पंक्तियों को ताकते, मन ही मन हिसाब लगाते। अगले 2 साल में बस फिर से कोई प्रलोभन वाली पंक्ति निकल आए तो चुपके से राक्षसी मक्का का थोड़ा सा हिस्सा उखाड़ कर हटा लेना है। पहले ही प्रलोभन दे देना ताकि बाद में साधना में काम आ सके। आखिरकार अब यह दुनिया दिन ब दिन और ज्यादा अराजक होती जा रही है। 2 पूरा साल तुम्हें इंतजार करना होगा, पर हालात किसी पर मेहरबान नहीं है। किस्मत को अपने ही हाथ में कसकर पकड़ना पड़ेगा। 1 महीने बाद आखिरी एक कतरा आत्मिक चावल भी पक गया। इस बार गुझी और दुहाइफू खुद मौके पर आकर निगरानी करने लगे। तुम्हारी आत्मिक चावल की पैदावार फिर से जिंदा हो उठी। 19 दिन तक पहुंच गई। 1% कर माफ होने के बाद तुम्हारे हाथ में 320 जिन बचे। 排名，你更是冲进了前10。杜海富收税时，那态度简直天差地别，一口一个小情，叫得比蜜还甜。随后，古执事冷声宣布结果。 यह आखिरी 30 किसानों की सूची में था। नाव पर चढ़ो और मेरे साथ चलो। अगर राक्षसी जानवरों का हमला भी हो जाए, आत्मिक पंखों का फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। वे 30 किसान मरे से चेहरे लिए जमीन पर पड़ी टूटी फूटी नाव के साथ। तुम उन्हें देख रहे हो। दिल में कई तरह की उलझने थी, लेकिन नजरों में और भी पक्का संकल्प था। तुमने साथ खड़े काई लाउजू के कंधे पर थपकी दी। उसे मत देखने दो, चलो। काई लाउजू की आवाज रुक रुक कर निकली। तुम कहो, क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि हम भी उन 30 लोगों में एक हो? तुम्हारा शरीर एक पल को ठिठक गया। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे दिल में सब साफ था। अगर यह किस्मत का सहारा न होता तो बस अभी वाला दृश्य, शायद यही तुम्हारा जवाब होता। बहुत ही बेरहम। नए साल की शुरुआत। तुमने तो बहुत पहले से जादुई चावल बो दिए थे। 1 महीने बाद 4 मुट्ठी जादुई खेत में तुम्हारे सपने में मांगी गई चुंबकीय पट्टी आखिर दिखी गई, पक गई, और हल्की सी जादुई शक्ति भी है। अंदर ही अंदर तुम खुशी से झूम उठे। इस मौसम के जादुई चावल के पकने तक तुम पहले से ही एक खेप पशु दांत चावल काट सकोगे। दिन एक एक करके बीतते गए। तुम न खेत जोतने में लगे हो तो साधना में, फुर्सत में तुम अपनी नई खरीदी नीली आध्यात्मिक तलवार को इधर उधर उड़ाते रहते। दिमाग में हमेशा उभर ही आता पुराने मुद्दे की वह क्रिस्टल पट्टी सी एक तलवार। अभी भी काफी दूरी है। और फिर 3 महीने यूं ही बीत गए। जादुई चावल पक गया। तुमने सफलतापूर्वक 2 चुंबकीय पट्टियां काट ली, एक पकने की और एक हल्की जादुई शक्ति वाली। ऊपर से 390 से ज्यादा जिन आध्यात्मिक चावल। तुम्हारा आध्यात्मिक चावल भंडार पहले ही 700 जिन पार कर गया था। उस शाम तुमने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से कई 100 दाने पशु दांत चावल, उन 3 दानों के साथ जिन पर चुंबकीय पट्टी थी, एक साथ अपनी छोटी आंगन में ट्रांसप्लांट कर दिया। सब तैयारी पूरी, काम शुरू। तुमने जरा भी हिचक नहीं दिखाई। उन 3 दानों वाली चुंबकीय पट्टी जड़ी बूटी पर पकने वाली प्रक्रिया लगा दी। तुम्हारी टेंशन भरी निगरानी में 3 दाने पशु दांत चावल पागलों की तरह बढ़ने लगे। आधे दिन बाद उनकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। वे पहले ही धान की बालियों से संपर्क कर चुके थे। उसी गति से कल सुबह तक कटाई हो जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह तुम आंगन में आए। 3 दाने पशु दांत चावल सचमुच पूरी तरह पक चुके थे। तुमने सावधानी से एक दाना तोड़ा। वह दाना पशु दांत जैसा मजबूत था, सफेद सा चमकदार, अंदर से हल्की गुलाबी आभा झलक रही थी और मंद सी सुगंध फैला रहा था। तुमने जल्दी से उन्हें समेट लिया। पल भर में 3 हरी चुंबकीय पट्टी की पत्तियां तुम्हारी दृष्टि सीमा में चुपचाप प्रकट हो गई। अब असली खेल शुरू होता है। तुमने जोश दबाकर रखा। अपना ध्यान उन कुछ 100 दानों पर लगाया, साधारण पशु दांत चावल पर, और अभी अभी मिली पकने की और गुणवत्ता बढ़ाने वाली चुंबकीय पट्टियां इस्तेमाल कर डाली। 2 घंटे बाद इन्हीं पशु दांत चावल के पागलपन से बढ़ने की प्रक्रिया में तुम्हारी किस्मत फिर से धमाका कर गई। उनमें से दरअसल 2 बिल्कुल नई चुंबकीय पट्टियां निकल आई। हल्का सा खून की ऊर्जा, तुम वहीं दंग रह गए। यह चुंबकीय पट्टी तो जैसे तुम्हारे हिसाब से ही बनी थी। 7 दिन बाद छोटे आंगन में वह पूरा पशु दांत चावल भी पूरी तरह पक चुका था। अब तुम अपने भीतर की खुशी छिपा भी नहीं सकते थे। यह तो बेहतरीन किस्म का पशु दांत चावल है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। तुमने उन 2 सुनहरी चमकती हल्की खून ऊर्जा वाली चुंबकीय पट्टियों को देखा और समझ गए कि
की अपनी देह साधना की राह अब असल मायने में शुरू की जा सकती है। तुमने उत्साह से भरकर 3.5 कम 5 यानी कुछ 100 दाने पशु दांत चावल, यह एक दांव, सीधे तुम्हें पूरे 6 जिन बेहतरीन पशु दांत चावल दिला गया। ऊपर से कई लाल धारियां भी बढ़ गई और सबसे अहम बात यह थी कि उसमें भरी आध्यात्मिक ऊर्जा और खून की ऊर्जा का असर साधारण माल से 3 गुना था। इसलिए अगले आधे महीने में तुम एक भुट्टा घुमाकर कुछ बीज छोड़ते रहे, फिर लाशों में बची हुई 4 पकाने वाली चुंबकीय पट्टियां भी डाल दी। आखिरकार तुमने कुल मिलाकर 30 जिन बेहतरीन पशु दांत चावल काट लिए। बाहरी तौर पर 4 हल्की सी रक्त ऊर्जा की धारियां, तुम्हें अपने दिल में साफ साफ पता है इतना करने में थोड़ा तो नाकाम सा लग रहा है। संकोची रक्त धारियां भी पूरा दम लगा चुकी हैं, लेकिन अब संभाला नहीं जा सकता। मौके की नजाकत यही है, यह जान जोखिम में डालकर ताकत बढ़ाने का मामला है। क्या तुम जानते हो यह 30 जिन्नी का माल अगर बाहर बेचो तो न जाने कितने लोग टूट पड़ेंगे, लेकिन तुम छुपे छुपे काम की बात ज्यादा समझते हो। अब तुम बस एक सब्जी वाली हो, बहुत अकड़ोगे तो अपनी कब्र खुद खोदोगे। उस शाम तुमने एक कड़ाही भर उम्दा जादुई जानवर दांत चावल पकाया। उसकी खुशबू सीधे आदमी की आत्मा तक खींच लेने वाली थी। तुम कड़ाही लेकर खड़े थे और सीधा बिस्तर पर बैठ गए, 2 शब्द भी नहीं बोले। नाड़ी चलाना बहुत जल्द, एक कड़ाही चावल में ही सब साफ हो गया। अगले ही पल एक गर्म धारा सी ऊर्जा तुम्हारे भीतर धड़ाम से फूट पड़ी। तुम फौरन पालथी मारकर ठीक से बैठ गए और बेशुमार लसदार मणि स्फटिक साधना विधि के अनुसार चलने लगा। यह विधि बहुत ही कोमल है, दूसरों की तरह जानलेवा नहीं, बस तुम्हें पूरे शरीर में गरम गरम सहला देती है, धीरे धीरे तेज होकर उभरने लगता है। एक जरा सी खुशबू के बाद तुम्हारी त्वचा पहले ही उबली हुई झींगे जैसी लाल हो चुकी थी और पूरे शरीर के इर्द गिर्द हल्की सी लाल धुंध भी उठने लगी थी। यह जगाने की निशानी है। तुमने दांत भींच लिए और मन में बस दहकते समुद्र की एक बूंद रखी। एक और हल्की सी रक्त ऊर्जा धार का प्रहार झेलते हुए एक और भी विशाल रक्त ऊर्जा की लहर सैलाब की तरह उमड़ आई। तुम्हें लगा जैसे तुम्हें भाप भरे संदूक में फेंक दिया गया हो। त्वचा से रक्त मणियों की एक परत लगातार रिसती रही और जल्द ही रक्त कवच बन गया जो पूरे शरीर को लपेट लेता है, मानो कोई विशाल रक्त रज्जु हो। उस रक्त रज्जु के भीतर लाल चमक तुम्हारी धड़कन के साथ साथ धड़क रही थी, फड़फड़ाती हुई चमक रही थी। पूरे 2 पहर बाद रक्त रज्जु पर एक दरार दिखाई दी, फिर दरारें और बढ़ती गई। पूरा रक्त रज्जु टूटने और झड़ने लगा और चूर चूर होकर बाहर निकल गया। एक नई नवेली ताकत तुम्हारे भीतर जन्म ले रही थी, रक्त ऊर्जा की ताकत। इस समय तुमने सचमुच बेशुमार लसदार मणि स्फटिक साधना की पहली मंजिल में कदम रख दिया था। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी पूरी देह की मांसपेशियां, हड्डियां और त्वचा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। जो त्वचा पहले धूप से जली काली थी अब दूध सी उजली और चिकनी हो गई थी और उसके ऊपर एक अदृश्य मजबूत झिल्ली भी चढ़ गई थी। आम चाकू तलवारें भी तुम्हें छू न सकेंगी। तुम जोश में आकर आंगन में दौड़ पड़े और पेड़ के नीचे की चक्की पर एक घूंसा जड़ दिया। धम, पत्थर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। तुम्हारे एक ही मुक्के से पूरी चक्की सीधे चकनाचूर होकर बिखर गई। ताकत की खपत, तुमने अपने मुक्के को देखा और खुशी से उछल पड़े। यह दमखम निश्चित ही साधारण काया प्रशिक्षण की पहली मंजिल से कहीं ज्यादा मजबूत था। कोई हैरानी नहीं कि वह कच्ची जमीन वाला शख्स भी ट्रेनिंग कर रहा था। तुम्हें मानो एक टेढ़ा मेढ़ा पर रफ्तार से भागता राजमार्ग मिल गया। जिंदगी बस खेती और साधना के बीच ऐसे ही तेजी से बीतने लगी। बस कविता सागर में नई संकोची बातें मिलती रही तो फिर तुम झिझकोगे क्यों? लगातार बहती संसाधनों की मोटी खेप मिल जाए तो तुम्हारी काया प्रशिक्षण की प्रगति सीधी पंख लगाकर उड़ जाएगी। आधे साल बाद भारी मात्रा में उम्दा जादुई जानवर, दांत चावल और हल्की रक्त ऊर्जा की पदावली की बदौलत तुमने बेशुमार लसदार मणि स्फटिक को जबरदस्ती तीसरी मंजिल तक ठेल दिया। अगर यह बात कच्ची जमीन वाले दोस्त को पता चल जाती तो अंदाजा है वहीं घुटन से उसका दम निकल जाता और तब तुम्हें भी आखिर समझ आ ही जाता कि जादुई जानवर, दांत चावल और साधना विधि का तालमेल कितना ऊंचा है। सिद्धांत की बात करें तो पहले 5 स्तर तो बस नींव डालने भर हैं। असल में गुणात्मक छलांग 5वें स्तर पर टूट कर आती है। आप ल्यूली खजाना एक तैयार करते हैं तब यह आम देह तपन नहीं, सीधी मुकाबला योग्य काया होगी और मजबूत रक्त और प्राण ऊर्जा आगे चलकर आप पर धावा बोलेंगे। सहायक प्राण ऊर्जा भी बहुत काम की होती है। कृषि साधना लोक में सहायक ढूंढना। 60 बरस की उम्र तक ही रेंगते रेंगते साधना की पूर्णता तक पहुंचना पड़ता है और उस पर 3 बड़ी बाधाएं भी पार करनी होती है। प्राण ऊर्जा की बाधा, शक्ति की बाधा, आत्मबोध की बाधा। आप अभी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही तो पहले पहरे को एकदम मजे से पार कर देता है। इस आधे साल में एक ऐसी बात हुई जिसकी आपको जरा भी उम्मीद नहीं थी। सूदान मास्टर, वही घमंडी अल्केमी मास्टर, खुद चलकर आपके दरवाजे 2 बार आए थे। 6 महीने नजर नहीं आए। वह पहले ही साधना की 6ठी परत तक टूट चुका है जिस पर आप जल भी जाएं तो भी कम है। अल्केमी मास्टर की तरक्की तो वाकई तेज है। वह हर बार आता है तो आपसे दिन रोज की खाने पीने की साधारण आत्मिक कुक्कुट खरीदता है। आना जाना और आप लोगों की भी काफी जान पहचान हो गई है। आप 100 जिन शुद्ध आत्मिक कुक्कुट लेकर उससे आत्मशक्ति बढ़ाने वाली 2 बड़ी आत्मिक गोलियां बदलते हैं और वह खुशी खुशी मान जाता है। उस दिन सूदान मास्टर फिर आ गए। आपने खास तौर पर दावत तैयार की और कुछ राक्षसी पशु का मांस भी बड़ी शान से खरीदा। इन कुछ बारों में तो सचमुच जान पर बनाई। आपकी सूखी झोली फिर से भर गई। 200 से ज्यादा बचे खुचे खाने पीने की चीजें। कई बार लेन देन करने के बाद आपने देखा कि सूदान मास्टर भले ही हड्डी के मामले में ठंडे हों मगर इंसान काफी ठीक स्वभाव के हैं। 3 जाम शराब के बाद सूदान मास्टर ने प्याला नीचे रख दिया और सीधे बात की जड़ में आ गए। वह एक तरह की औषधि बनाना चाहते थे जिसके लिए बड़ी मात्रा में इंगमिंग फूल चाहिए थे और आपसे मदद मांगना चाहते थे कि आप उन्हें उगाएं।
आपके मन में तुरंत एक सांप सीढ़ी वाले आत्मिक कवक जैसी छवि उभर आई। पहले स्तर का आत्मिक कवक, पकने का चक्र 1 साल। याद रखिए, यह चीज पहले स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली गोली बनाने की सामग्री है। जल शोधन गोली के कच्चे माल के लिए भी। जल शोधन गोली, वह तो साधना के बाद प्राण भंग पर सबके काम आने वाला खजाना है। कीमत अमूल्य है, आप पल भर में समझ गए। वह अब उच्च गुणवत्ता वाली गोली पर धावा बोलने वाला है। लेकिन आपको तुरंत एक नया सवाल सूझ गया, वह आत्मिक पंथ के आत्मिक कवक मास्टर को क्यों नहीं ढूंढता, बल्कि मेरे जैसे एक स्वतंत्र साधक के पास आ रहा है। सूदान मास्टर ने समझाया, मैंने खुद ही घूम फिर कर संप्रदाय की बंदिशें पसंद नहीं की। अगर उन्हें ढूंढता तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता। आप थोड़ा हौले से सिर हिलाइए, लेकिन जानबूझकर परेशान चेहरा बना लिया और कहा कि आपने तो पहले कभी एक स्तर का आत्मिक कवक उगाया ही नहीं, शायद यह थोड़ा मुश्किल है। सूदान मास्टर ने हंसी सी हंसी में आपको देखा, आप तो जहरीले पशुओं को भी उगा लेते हैं, इतने से इंगमिंग फूल तो कोई बात ही नहीं। बीज मैं दूंगा, कामयाब होने पर हर पौधे के लिए मैं 5 आत्मिक पत्थरों में खरीद लूंगा। आपके मन में तो सीधा छप्पर फट गया। 5 आत्मिक पत्थर एक पौधा, यह तो मोटी कमाई है। सुबह की चांदी के टुकड़े चमकने के बाद आपने मुंह खोला और खुद भी एक छोटी सी विनती रखी। इंगमिंग फूल उगाए जा सकते हैं, परिपक्व होने के बाद तुम्हें सिर्फ एक ही हिस्सा मिलेगा, बाकी सब उसी का होगा। बस तुम सुदान शिक्षक से 2 हाथ से दान निर्माण कला सीखना चाहते हो। आसमान सा बड़ा मौका आंखों के सामने है, पकड़ न सको तो बस मूर्ख ही रह जाओगे। सुदान शिक्षक एक पल को ठिठके, तुरंत बेअसर हो गया। कहते हो तुम यहाँ असल में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन दान निर्माण तो पैसा फूकने जैसा है, ऊपर से किस्मत भी देखनी पड़ती है। हर कोई इसे सीख ही नहीं सकता। तुमने एक बार यह बात सुनी, दिल खुशी से झूम उठा। समझ गया, इसमें कुछ खेल है। इस बार हरे प्राणों वाला फूल है, अगली बार पता नहीं कोई और चीज हो। बस लाइन से जुड़ जाओ तो उससे थोड़ा थोड़ा फायदा बटोरा जा सकता है। सुदान शिक्षक ने थोड़ा सोचा और कहा कि वह यहाँ 3 साल और रहेगा। ठीक है, तुम मुझे 3 साल की आत्मिक जड़ी बूटी दो, मैं कुछ दान निर्माण के अनुभव तुम्हारे साथ बदल लूंगा। मंजूर, तुम बड़ी चालाकी दिखा रहे हो। सुदान शिक्षक ने तुरंत एक शाही संक्षिप्त पत्र निकालकर तुम्हें दिया। यह दान निर्माण की बुनियादी किताब है, पहले इसे ले जाकर देखो। इसमें मेरी शुरुआती पढ़ाई के कुछ निचोड़ लिखे हैं। तुम शाही संक्षिप्त पत्र खोलो, दैवी ज्ञान एक झटके में सब समेट ले। तभी बड़ी खुशी हुई। यह भला कैसी बुनियादी किताब है, यह तो साफ साफ सुदान शिक्षक की अपनी अध्ययन नोटबुक है। सिस्टम ने विस्तार से बता दिया और साथ ही अनुभव भी चिन्हित कर दिया। किताब वसूल है, सिर्फ इस किताब के दम पर उसे 3 साल तक मुफ्त में भी रख लो, तब भी घाटे का सौदा नहीं। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तुम उठकर दरवाजा खोलने गए। दरवाजे पर खड़ा निकला डाउ साथी। तुमने गर्मजोशी से अभिवादन किया। जल्दी आइए, साथ बैठकर कुछ खा लेते हैं। डाउ साथी पहले मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने कमरे में बैठे सुदान शिक्षक को देखा, उसका दिल धक से रह गया। वह मेज पर रखा खाना देख रहा था। आत्मिक चावल, आत्मिक शराब, दुबला गोश्त, यह एक भोजन 5 खंड आत्मिक खाद्य के बिना नीचे से नहीं उतरता। जाहिर है तुम्हारा और सुदान शिक्षक का रिश्ता एक नई उम्मीद जगा गया। उसने फटाफट 80 जिन आत्मिक चावल खरीदा और 20 खंड आत्मिक खाद्य चुकाया। कुछ औपचारिक बातें करके वह विदा हो गया। उसे रवाना कर दो। तुम वापस खाने की मेज पर लौट आए। सुदान शिक्षक ने मजाक में तुम्हें छेड़ा, इन दिनों चावल बेचने में तो भारी कमाई है। तुम नम्रता से बोले कि बस किसी तरह गुजारा चल रहा है, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। पेट भर खाने पीने के बाद सुदान शिक्षक एक थैला चेरी प्राण फूल बांस छोड़ गया और तुम्हें बताया कि वह आत्मिक खेत के पास होगा, फिर एक टुकड़ा जमीन किराए पर लेगा ताकि तुम वहां जाकर कुछ दिनों बाद तुम अपनी पट्टी लेकर कुदाल कंधे पर रखकर आत्मिक खेत पर आना। कुछ दिनों तक उसे सुधारने वाली आत्मिक जड़ी बूटी की किताबें पढ़ने के बाद उसने पाया कि चेरी प्राण फूल में सबसे मुश्किल काम है परागण। इस फूल को खिलने पर वायु नियंत्रण वाली कला चाहिए और 7 दिन की खिलने की अवधि के भीतर ही विशेष कला से 7 बार या उससे अधिक परागण करना होता है। यह तो तुम्हें फंसा कर रख देगा। कहीं मैं खुद जाकर फूलों की परागण तो नहीं करने लगूं, तुम खुद ही सिर खुजाने लगोगे। पहले इसे बोल, फिर सोचेंगे, क्योंकि शारीरिक साधना की तीसरी परत से ही तुम्हारी ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। उखड़ी हुई जमीन जोतकर खेल खेल में कर दी। जल्द ही 3 मुखई खेत ठीक कर लिए। तुमने अंत्य प्रकाश मंत्र चला दिया। गीली जमीन को देखते हुए मन ही मन हिसाब लगाने लगा, असल में काम नहीं बनेगा तो मुझे ही अपना गुप्त उपाय लगाना पड़ेगा। साधना पूरी हुई। तुम्हारा मूड तो बड़ा अच्छा है। जुआन गेट में कुछ चावल बेचने जा रहा हूँ, साथ में रक्षक वायु विधि की खबर भी ले लूंगा। लियाओ काउंटर पर तुम्हें देखते ही अब भी वही गर्मजोशी। तुम भी कम बोलते नहीं। सीधे 3 बड़े बोरे चावल निकाल दिए, पूरे 380 जिन, जिसे 120 आत्मा पत्थरों में बदला। तुमने मन ही मन आत्मा चावल की कीमत और हालचाल पूछ लिया। लियाओ काउंटर ने आवाज धीमी करके कहा कि आत्मा चावल अभी भी पुराने दाम पर है, लेकिन जाल फंसाने वाले औजार और दवा हाल में और महंगे होंगे। आध्यात्मिक तकनीक मंडी सबसे आगे नई जमीन जोत रही है, नुकसान बहुत भारी है। और फिर से संप्रदाय ने बाहरी साधकों की भर्ती शुरू कर दी है। तुम्हारा दिल धक से रह गया। फिर पूछा कि क्या जेड पत्थर वाली पवन समूह विधियां बिक रही हैं? जेड पशु की अनूठी कला, कीट नियंत्रक तकनीक, आत्मिक प्राणी वश में करने की कला, कोई भी एक किताब, 300 आत्मा पत्थर। लियाओ काउंटर ने गर्मजोशी से सिफारिश की। तुम जरा और बोलते, सीधे कहो तो बात बनती। वह तो बस तुमसे अभी अभी मिले आत्मा पत्थरों को पूरा निचोड़ लेना चाहता है। अभी तुम्हारी जेब में कुल मिलाकर भी बस 300 से कुछ ज्यादा ही है। फिर तुमने मध्य स्तर की प्रहार ताबीज के बारे में पूछा। मध्य स्तर की बिजली तलवार ताबीज 100 आत्मा पत्थर एक। तुमने दांत पीस लिया, फिर भी एक ताबीज खरीद लिया। यह तो जान बचाने वाली चीज है। 你回到棚户去，晚饭照例是一锅精品兽牙米，吃完便开始修炼。你发现百宝琉璃晶越往后，需要的资源就越多，简直是个无底洞。刚收工，门外忽然响， तभी अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज याद आई। तुमने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। यह तो काय लाओ चीफ था। उस वक्त वह पसीने पसीने था, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। तुम दरवाजा खोलो, उससे पूछो क्या हुआ। शाय लॉ ये हकलाते हुए, आवाज भी कांप
रही थी। बोल पड़ा कि बड़ा हादसा हो गया, लॉर्नक डाउनरूफ खत्म हो गया। तुम्हारे दिमाग में भिनभिनाहट सी हुई, सब कुछ सफेद पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? लॉर्नक डाउनरूफ तो की साधना के बाद का था, तुम्हें जरा भी यकीन नहीं हुआ। शायवायेफ ने कहा कि उसकी जोड़ी साधना वाले साथी ने उसे मार डाला और लाश पास की नदी की धारा में पड़ी है। अभी अभी पता चला। मैंने कहा तुम जल्दी जाकर देखो। तुम्हारा मन घबरा गया और उसके साथ आग की तरह दौड़ पड़े। घटना वाली जगह तुम्हारे घर से सिर्फ कुछ 100 जहानत दूर थी। नदी किनारे पहले ही लोगों का बड़ा हुजूम जमा हो चुका था। हर कोई मुंह पर रुमाल बांधे खड़ा था। तुम भीड़ में घुस गए और एक नजर में ही नदी के अंदर लाश देख ली। वाकई लॉर्नक डाउन ही था। उसका शरीर नग्न था, जिस पर ऊपर नीचे से उतारे गए सोने से चमकते निशान थे और भंडारण थैला हवा में उड़ गया था। देह पर कई जगह जादुई औजारों के घाव थे। वह पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। सुना है कल रात ही मार दिया गया था और लाश पुल की गुफा में फंसी रह गई। अब जाकर बाहर आई। आसपास चर्चा का शोर मच गया। सब चुप होकर ही सांस ले पा रहे थे। लॉर्नक डाउरू के जोड़ी साधना साथी को मारने वाला आखिर किस दर्जे का साधक था? बहुत जल्दी लिंग्यू गेट की गश्ती टोली आ गई। भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन जब नेता ने शव देखा तो उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। तुम अपनी जान की बाजी लगाकर वापस कमरे में घुसे। पीछे की कतार में ठंडी हवा चलने लगी। बहुत खतरनाक, तुम मुझसे इतने करीब आ गए हो। शेड के किराएदार भी अब सुरक्षित नहीं रहे। तुम्हें तुरंत एहसास हुआ हमें हर हाल में इसे खेती के तरीके में शिफ्ट करना होगा। अब और देरी नहीं कर सकते। लॉन्ग दाओयो की मौत, यहाँ के छोटे मोटे साथी। डर है कि अभी अभी हड़बड़ मच जाएगी। अपराधी तो लाशों को भी संभालने में आलसी होंगे। इतनी साफ साफ कचरे के डिब्बे में फेंक दी गई। यह तो सीधी धमकी है। तुम वह मध्यम स्तरीय बिजली तलवार तावीज को आस्तीन में कसकर छिपाए रखो, तभी थोड़ी सी सुरक्षा महसूस होगी। नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। तुम जानते हो संसाधन भी अब लगभग खत्म हो रहे हैं। तुम अपने मन में बहुत साफ समझते हो। जब बाउलियूली क्रिस्टल तीसरी मंजिल तक पहुंचा तो बेहतरीन जानवर दांत चावल का असर पहले ही कमजोर पड़ने लगा था। तुम्हें उससे भी ऊंची गुणवत्ता वाली लिंग्यू चाहिए। गुणवत्ता बढ़ाने वाला यह शब्द काफी समय से सामने नहीं आया था। तुमने यह बात सोच ली। आंखों में एक अनोखी चमक दौड़ गई। तुमने दांव लगा दिया। तुमने तय कर लिया। आखिरी परिपक्वता वाक्यांश, उसे उन 3 फीट की चमकदार फूल पर लगा दो। तुम इसी पर दांव लगाओ कि यह तुम्हें एक गुणवत्ता वृद्धि वाक्यांश। लॉन्ग दाओयो की मौत मानो एक काली छाया तुम्हारे दिल पर दब गई हो और पूरे शेड इलाके पर भी। लगातार कई दिनों तक गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। हर घर का दरवाजा कसकर बंद रहा। शाम तक तो और भी कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि लिंग्यू गेट के लोग गश्त और कड़ी करते थे। तुम भी बस साथ चलने की हिम्मत करते। लेकिन कहना पड़ेगा इन कुछ दिनों में लिंग खेतों के भीतर उल्टा सबसे सुरक्षित जगह बन गई थी, क्योंकि प्राचीन प्रबंधक खुद टीम लेकर गश्त कर रहा था। उसके विशाल जादुई गठन में हर 3 दिन पर लिंग खेत के ऊपर आधे दिन तक मंडराता रहता था। इससे तुम्हारा मन काफी निश्चिंत हो गया। लगता है लिंग्यू गेट वाले भी कोई और चूक भरने का मन नहीं रखते तुम्हारे उस 3 फीट की चमकदार फूल खेत में। तुमने तो बहुत पहले ही परिपक्वता वाक्यांश इस्तेमाल कर दिया था। 2 दिन बाद जब तुमने हरी कोपल को देखा जो मिट्टी फाड़कर बाहर आई थी तो दिल गले तक आ गया। इसके तुरंत बाद तुमने 3 सुनहरी चमकती हुई वाक्यांश देखे। लगभग वहीं जोर से चिल्ला पड़े। वायु नियंत्रण सूत्र 5 बार परिपक्व, रक्त वंश की वापसी 1 बार। तुम उन कुछ पंक्तियों को घूरते रहे। आंखें मल ली, पक्का कर लिया कि गलती नहीं देखी। खुशी की हद हो गई। इसे ही तो सौदा कहते हैं। तुम फिर भी खुद को रोक न पाए और सूने लिंग खेत में जोर से हंस पड़े। वायु नियंत्रण सूत्र लिंग मधुमक्खियों को दिशा दे सकता है, लिंग शहद के दर्शन के लिए, और रक्त वंश की वापसी तो लिंग शहद को अगली पीढ़ी के रूप में बदलने देती है। गुणवत्ता वृद्धि का नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक और भी ज्यादा धमाकेदार चीज निकल आई। तुम अभी तुरंत वह आध्यात्मिक गेहूं वाला अजीब कागज निकालो। जल्दी से उसे शुया मील वाले उस पन्ने पर पलट दो जिस पर साफ साफ लिखा है शुया मील के पूर्वज, एक प्रथम श्रेणी की श्रेष्ठ आध्यात्मिक गेहूं, रक्त पीला चावल। बस एक धागे भर की कमी थी और वह दूसरी श्रेणी की तगड़ी किस्म में कदम रख देता। खाने के बाद यह साधक की ऊर्जा और रक्त को बहुत बढ़ा सकता है। ऊर्जा और रक्त का उपयोग सावधानी से किया जाए। यह चीज सिर्फ देह साधकों का सपना नहीं बल्कि रक्त मार्ग की विधाओं का भी अनमोल रत्न है। कहा जाता है कि वह बहुत पहले ही साधना संसार में लुप्त हो चुका है और भी इसके बढ़ने की शर्तें शुया मील से भी कहीं ज्यादा कठोर थी। इसके लिए राक्षसी जानवर का सार रक्त चाहिए और आध्यात्मिक ऊर्जा भी भरपूर होनी चाहिए। परिपक्व होने पर इसे हिलाने भर में 10 साल लगते हैं। तुम बस रक्त रेखा के पूर्वज बनने की यह डंडी घूरते रहोगे। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, सुधन गुरु आप तो सचमुच मेरे जीवित बोधिसत्व हैं। लेकिन आपने अभी सिर्फ एक बार परिपक्व होने की डंडी नहीं लगाई। अब बस अगली फसल के आध्यात्मिक चावल का इंतजार ही करना पड़ेगा। पल भर में 3 महीने बीत गए। तुम टकटकी लगाए सितारों और चांद को निहारते रहे। आखिरकार तुम्हारे आध्यात्मिक चावल के खेत में फिर से एक परिपक्वता की डंडी निकल आई। सब कुछ तैयार, बस राक्षसी जानवर के सार रक्त की कमी है। उसे कहाँ से लाओगे? तुम छोटी झोपड़ी में आकर छापा मारते हो। खुद जाकर राक्षसी जानवर का शिकार करो। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। इतना खतरा मैं कतई नहीं ले सकता। वैसे भी पैसे खर्च करना ही सबसे सुरक्षित है। 2 दिन बाद तुमने किंगयांग फांगशी के मांस के दुकान से दांत भींचकर 150 आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए और 10 जीन प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवर का सार रक्त खरीद लिया। इतना काफी होना चाहिए। तुम आंगन में लौट आओ। पहले आध्यात्मिक चावल के खेत में नई मिली परिपक्वता की डंडी का उपयोग करो और उन 3 पौधों वाली डंडी के साथ आध्यात्मिक फूलों को भी पका दो। पल भर में तुम्हारे ढांचे में 3 पत्तियां और जुड़ गईं। 2 हरी 1 नीली आध्यात्मिक गेहूं को पूर्वज बनने लायक बना सकती है। वाह नीली डंडी, कमाल है। तुमने मन ही मन अपनी ही तारीफ कर ली। सब कुछ पक्का करने के लिए तुम फिर से जाइंट जुएन गैफांग की ओर दौड़ पड़े। लियाओ की दुकान पर जाकर 100 से ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर खटकाए और एक छोटा सा अदृश्य गठन खरीद लिया। इस बार तुम्हें सिर्फ शुया मील ही नहीं चाहिए, डंडी तक सबको शुया मील बनाना है। यहाँ तक कि ताबूत के तले वाली उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सूत्र भी काम में लानी
नहीं है। सब तैयारी पूरी। पहले तुमने उस बेहतरीन किस्म के राक्षसी पशुदानों को शुया मील बनाया। जब चावल के अंकुर अभी अभी फूटे ही थे, तुमने तुरंत उन पर रक्त रेखा के पूर्वज बनने की डंडी चला दी। कसकर आंखों के सामने आध्यात्मिक गेहूं का दृश्य पूरी तरह बदल गया। सैकड़ों अजीब लाल रंग के पौधे पागलों की तरह बढ़ने लगे और असली धान के पौधों की जगह ले ली। साथ ही एक चमकदार सुनहरी डंडी भी प्रकट हुई। ऊर्जा और रक्त से लबरेज शुया मील की सारी पत्तियां एकदम झड़ गईं और उनकी जगह बांस जैसी बनावट उभर आई। ऊपर खून जैसे लाल आध्यात्मिक सूत्रों की परत दर परत रेखाएं आपस में जुड़ गईं। तुमने जोश में आकर उन पर फिर से परिपक्वता की डंडी चला दी। वाकई प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक गेहूं है। जबरदस्ती तुम्हें लगातार 3 बार शुया मील का उपयोग करवा दिया। तभी इस बैच के रक्त पीले चावल को 10 साल की उम्र तक पका पाया। फिर उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सूत्र का इस्तेमाल कर राक्षसी जानवर के सार रक्त के साथ मिलाकर उसे संभालना शुरू किया। जादू एकदम फैल गया। तुम्हारे भीतर की जादुई शक्ति पल भर में आधी से ज्यादा खिंच गई। आखिर यह कोई ची योग से ची उगलने वाला खेल नहीं। दांत भींचो। तुमने लगातार 2 बेहद कमजोर जादुई मंत्रों का इस्तेमाल कर जीवन बनाए रखा। ऊपर छुपी हुई के अंदर एक काले बादल का भंवर अचानक प्रकट हुआ। बिजली कौन थी? गरज गूंजी। शुक्र है ने इसे छुपा लिया, वरना हलचल बहुत बड़ी हो जाती। तुमने बहुत राहत की सांस ली। निडर होकर खुलकर साधना करो। जैसे ही रक्त पीला चावल शुद्ध रक्त की आत्मा से टकराया तो वह किसी जीवित चीज की तरह अजीब ढंग से रेंगने लगा, पागलों की तरह सोखने लगा। चावल के दानों के बाहर की रक्त सी छाया और घनी होती गई। उच्च स्तरीय मंत्र के दबदबे के तहत आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक पल में खींच ली गई और पोषक तत्वों में बदल गई। खून भरे चावल की शाखाओं पर हैरानी की बात है, उसने फिर से एक नई आध्यात्मिक सार से संपर्क किया। तुमने भी इस मौके को जाया नहीं किया। उच्च स्तरीय मंत्र की क्रिया समझ को दिल में गांठ बांधकर याद कर लो। आधे महीने बाद तुम लगभग समझ से बाहर हो गए थे। आखिरकार खून भरे चावल का पूरा भाग पक गया और तुम्हारे श्लोक सिर्फ युफेंग जू की ऊर्जा बची है। कमजोर की और खून की धारा, प्रचुर मात्रा में की और खून की धारा। तुमने बड़ी सावधानी से बचा हुआ मंत्र एकदम साफ कर लिया। फिर आंगन में मौजूद सारी निशानियां साफ सुथरी कर दी। यह चाल दूसरे किसी को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। यह सब कर लेने के बाद तुम स्टोरेज बैग में उस खून जैसे लाल आत्मा भाषा को देख रहे हो। दिल खुशी से उछल पड़ा। तुमने होठों पर मीठी सी मुस्कान ला दी और दबा न सकी एक हल्की हंसी दिखी। आओ मुझे भी चखने दो यह कहानी वाला खून भरा चावल। आखिर स्वाद में कैसा है? तुम जिस पकवान की उम्मीद कर रहे थे वह चावल की एक कटोरी थी। तुमने एक निवाला काटा और मुंह में डाल लिया। 一股磅礴的气血之力如同火山爆发，直冲你的天灵盖。就算早有准备，也差点被这股力量冲昏过去。你立刻运起百宝琉璃晶，疯狂搬运气血。 पानी से शुद्ध रक्त से बदला हुआ। उसी पल तुम्हारे पूरे शरीर में गाढ़ा खून सा उठ रहा है। त्वचा के नीचे जैसे कीड़े रेंग रहे हो। खुजली ऐसी कि सहना मुश्किल। तुम्हें लगा जैसे खून उबल पड़ा हो कि और खून बार बार संकुचित होकर शुद्ध हो रहे हैं। धीरे धीरे गाढ़ी होती गई। तुमने बचा हुआ चावल एक ही सांस में खत्म कर दिया। पूरा शरीर की और खून एक क्षण में चरम पर पहुंच गई। तुमने अचानक दोनों आंखें चौड़ी कर ली। त्वचा पर रक्त परिवर्तन से बनी पपड़ी परत दर परत उतरने लगी। बाव बाव लियोली क्रिस्टल का चौथा स्तर टूट गया। तुम्हारी उत्तेजना थम नहीं रही थी। आखिरकार चौथा स्तर, यह के मध्य चरण के बराबर है। सिर्फ एक छोटे से 1 साल में तुमने देह बदली, हड्डियां बदली। 4层还不够，你攥紧拳头，要尽快冲到第5层。接下来的日子，你彻底成了个宅男，除了去林田应付一下，剩下时间全用来猛练百宝琉璃晶。 खून भरे चावल की सहायता से तुम्हारी प्रगति एक दिन में हजारों मील बढ़ गई। समय पंख लगाकर उड़ गया और फिर आधा साल बीत गया। कमरे के भीतर तुमने दोनों आंखें कसकर बंद कर रखी थी। शरीर में की ऊर्जा और रक्त अब पारे की तरह गाढ़ा हो गया है और एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गई थी जो पहले कभी नहीं थी। बस दरवाजे की एक कदम दूरी बाकी थी। अब तुम 5वीं परत को पार कर सकते हो। तुमने अब और हिचक नहीं की। उस सुनहरे प्रचुर ऊर्जा और रक्त वाली पट्टी को सीधे इस्तेमाल कर लिया। क्षण भर में तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे ऊपर से एक अथाह सागर उलटकर गिर पड़ा हो और तुम्हारा दम घुटने ही वाला था। इस पट्टी से ऊर्जा और रक्त में जो वृद्धि हुई है, एक बाल बराबर भी एक कटोरी खून भरे चावल से कम नहीं थी। तुम्हारे कानों में रक्त के बहने की भयंकर गूंज उठी। 你的身体内部仿佛化作了一片无边血海，粘稠如拱浆。突然，血海深处一道滔天巨浪卷起，瞬间将你的意识吞没。 तुम्हारे मस्तिष्क में धमाका सा हो गया। शरीर में ऊर्जा और रक्त की शक्ति फिर से बदल गई है और पागलों की तरह तुम्हारे मांसल शरीर को मजबूत करने लगी। हड्डियां भी उसके साथ साथ कसती गई। एक परत सी मोती जैसी चमक तुम्हारी त्वचा के नीचे उभर आई। एक तंग सा चिपका हुआ लबादा जो तुम्हारी हर इंच खाल को ढक ले। कांच की बहुमूल्य पोशाक। जब वह बहुमूल्य पोशाक ठोस रूप ले रही थी, मतलब तुम आधिकारिक तौर पर बॉब आओ लिउली जिंग की 5वीं परत में कदम रख चुके हो। देह शोधन पूरा हुआ और गुणात्मक बदलाव आ गया। अब तुम्हारी ताकत अपनी ही परत के लोगों से बहुत आगे निकल चुकी है। तुम बस हाथ बढ़ाकर किंग लिंग विधि तलवार उठा लो और अपनी ही बाह पर ताकत से एक वार करो। त्वचा पर बस एक सफेद सी लकीर रह गई और तुरंत ही गायब हो गई। सामान्य हथियार अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठा। एक ऐसी सुरक्षा भावना उमड़ आई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। और भी जरूरी बात यह है कि यह कांच का बहुमूल्य वस्त्र जादुई कलाओं से भी रक्षा कर सकता है। 5वीं परत इतनी जोरदार है, किताब में लिखी बातें सचमुच सब सही निकली। पहली 5 परतें तो सेट हो गई। अब जल्दी से शुद्ध मार्ग को हाथ से छोड़ देना होगा और चौथी परत की कुंग फु चालें हाथ लगानी होंगी ताकि आगे के लिए तुम्हारी उम्मीद और भी प्रबल हो जाए। एक बार नहा धोकर तुम्हारे पूरे शरीर की रक्त ऊर्जा संचित हो गई। बाहर से देखने पर अभी भी वही हल्की काली सी त्वचा वाला आम लिंग नुमा ही लगता है, लेकिन पूरे इंसान की प्राण शक्ति और रूह
अब बिल्कुल बदल चुकी है। आंखों में भीतर तक बैठने वाली तीक्ष्ण चमक है। अब इस उल्टी सीधी दुनिया में मेरे पास अब थोड़ा सा आत्म सुरक्षा का बल तो आ ही गया। यहाँ आने पर यह मेरी पहली तुर्की ब तुर्की लगाई गई बुनियाद मानी जाए। सच में आसान नहीं था। जुड़वां शोधन से भरी कसी हुई दिव्य पुस्तक आखिर कुछ हद तक ढीली पड़ी। बस आखिरी 2 महीने और तुम्हारे उस एक सीजन वाले पशु दांत के धान के दाने पकने ही वाले हैं। तब तक न सिर्फ आगे की कुंग फू मिल जाएगी, बल्कि तुम एक दर्जा ऊपर उठकर निम्न स्तर के लिंग शिल्पी भी बन जाओगे। कर में छूट का आनंद लो। कर आधा हो गया है। हैसियत और आमदनी दोनों में बहुत बड़ा उछाल आएगा। हालांकि तरक्की के लिए लिंग शिल्पी की परीक्षा भी पास करनी होगी। यह तुम्हें हर हाल में हासिल करना है। लिंग शिल्पी का यह बोर्ड लग गया ना, तो बाद में काम धंधा करना बहुत आसान हो जाएगा। देश शोधन फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो तुम जोर शोर से लिंग शिल्पी का ज्ञान रखने लगो और साथ साथ रसायन निर्माण भी सीख लो। तुमने तो लियाओ काउंटर से छोटा सा भट्ठा भी खरीद लिया और कुछ आधारभूत औषधियां बनाने की कोशिश भी की। नतीजा सब कुछ कोयले की एक भट्टी में तब्दील हो गया। जिंदगी ने बिना रहम के थप्पड़ जड़ दिया। लगता है किसी की उंगली से रास्ता दिखाए बिना काम नहीं चलेगा। सिर्फ किताबें घूरते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम एक भट्टी भर बेकार चीज लेकर बेबस सा आह भरते हो। बस यही आस रख सकते हो कि प्रसिद्धि मिलने पर सूदान तुम्हें 2-4 बातें सिखा दे। 2 महीने बाद तुम लिंग खेत के पास एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो, सिर उठाकर एक कड़ाही भर बड़े मिट्टी पीले छत्ते को ताक रहे हो, जिसमें लाखों करोड़ों हिम श्वेत मधुमक्खियां भरी थी। ये सब बादल शून्य महान दलदल की खास 4 पंखों वाली जुड़वा मधुमक्खियां थी, जो कुछ समय के लिए लगवा लाने वाली परतदार प्रतिरोध शक्ति को खुद ही तोड़ सकती थी। बेशक अब तुम उन्हें नजर में ही नहीं रखते। तुम बस रानी मधुमक्खी को ढूंढ रहे हो और सम्राट मधुमक्खी नियंत्रण मंत्र चलाने की तैयारी कर रहे हो। मिल गई। तुम्हारी आंखें चमक उठी। हाथ में मंत्र मुद्रा बंधी और छत्ते के दाएं निचले कोने पर वार किया। पत्थर सागर में स्थित मधुमक्खी नियंत्रण मंत्र का मंत्र पाठ तुरंत सक्रिय हो गया। छत्ते की गहराई में एक ऐसी रानी मधुमक्खी फटाफट बाहर आई, जिसका आकार आम मधुमक्खी से 5 गुना बड़ा था। उसकी दोनों आंखों में हल्की सी उलझन झलक गई। हो गया। तुम साफ महसूस करते हो कि तुम्हारे और रानी मधुमक्खी के बीच एक तरह का जुड़ाव बन गया है। तुरंत आदेश जारी होता है। अगले ही पल पूरा झुंड छत्ता छोड़कर बाहर उमड़ आता है। काली घटा सा एक सागर सीधे तुम्हारे उस 3 तरफा चेरी नींबू के खेत की ओर उड़ जाता है। चौंकाने वाला असर वाकई काम का है। तुम तो फूले नहीं समाये। फौरन हुक्म दो मधुमक्खियों का झुंड पराग इकट्ठा करना शुरू करे। बहुत जल्दी सा मेंटलीचे फूलों के खेत में हर जगह भागदौड़ करती 2 मधुमक्खियां थी। तुम्हें यह देखकर तसल्ली हुई न। सुडान ने शुरू में सिर्फ 10% जिंदा रहने की दर मांगी थी और तुमने उसे सीधे 90% कर दिया। जब ये 7 दिन का परागण खत्म हो जाएगा, गुणवत्ता बिल्कुल खराब नहीं होगी। 300 से ज्यादा सा मेंटलीचे फूल। एक पौधे के हिसाब से 5 आध्यात्मिक पत्थर गिने जाएं, तो भी यह 1000 से ज्यादा आध्यात्मिक पत्थरों का बड़ा सौदा है। तुम बस इसे कूटते रहो। अब समय है कि आध्यात्मिक घास और औषधियों की तरफ बढ़ा जाए। 7 दिन बाद सा मेंटलीचे फूलों ने गहरी मनमोहक खुशबू फैला दी। अब कटाई की जा सकती है। तुमने सुडान को संदेश भेज दिया था। कुछ ही देर में वह छोटी बांस की टोकरी पीठ पर ला दे। धीरे भी नहीं और जल्दबाजी भी नहीं। चला आया। लेकिन जब उसने उन 3 पहरों में खिले सा मेंटलीचे फूलों को देखा, उसके चेहरे की शिकनें एक पल में गायब हो गई और उसका चेहरा भाव बड़ा ही रंगीन हो उठा। ये सब तुम्हारे लगाए हुए हैं। उसने आध्यात्मिक खेत की ओर इशारा किया। तुम्हारी नजर तो कमाल की है। बड़ा अजीब सा मामला है। तुम हंसकर कहा, बस कह दिया। गरीब लोग, पूरे के पूरे गरीब लोग। सुडान ने तुम्हें घूरकर एक नजर देखा। बोला, तुम तो मजाक कर रहे हो। ऐसी कोई चतुराई की बात कहाँ होती है। कहते कहते उसने बहुत सावधानी से एक पौधा तोड़ा, ध्यान से देखा, परखा, सिर हिलाकर उसकी गुणवत्ता बेहतरीन बताई। इसे दवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसने तुम्हें ऊपर से नीचे तक फिर से देखा। धीमे से बोला, सच में जरा भी न पहचान सका। भाई किनमिंग की आध्यात्मिक प्रतिभा इतनी ऊंची है, फिर भी यहाँ एक कृषक बनकर रह रहा है। सच में काबिल का कद्र नहीं रहा। तुमने कड़वी मुस्कान के साथ हाथ मलते हुए कहा, बस किस्मत अच्छी थी। और क्या, इतने ढेर सारे सा मेंटलीचे फूल। मैं तुम्हारा एक बड़ा एहसान मान गया हूँ। सुडान ने थोड़ा सोचा, आखिर बोल ही पड़ा। मैं किसी की उधारी पसंद नहीं करता। तो फिर यूं करते हैं, आगे से जब मैं एलिक्सिर बनाऊं, तुम्हें पास खड़े होकर सीखने की इजाजत है। मैं हाथ पकड़कर नहीं सिखाऊंगा। तुम कितना सीख पाओगे, सब तुम पर ही निर्भर है। क्या बात है। तुमने सुना। दिल ही दिल में खुशी के फूल खिल उठे। पूरा 1 साल भागदौड़ में निकल गया। यही तो सुनने को तरस रहे थे ना। अब तक तुम उस जुड़वा एलिक्सिर की खुशबू नहीं भूले हो। रातों को सपने में भी अपनी तरफ से बनाने का ख्याल आता था। तो मैं भी जरा सा बेझिझक हो जाऊं तो मैं भी मना नहीं करूंगा। तुम फौरन हाथ जोड़कर धन्यवाद दो। दोनों ने कटाई शुरू की। कुल 320 पौधे। जैसा कहा था, मैं तुम्हें एक सुडान ने गिनकर खत्म किया। तुम्हें 32 पौधे दिए। उसने तुम्हें यह भी याद दिलाया, याद रहे इन्हें संभाल कर रखना, वरना दवा गुण खो जाएगा। तुम ध्यान रखना, कहीं उल्टा सीधा न हो जाए। अच्छी तरह रख लेना। सुडान ने विदा ली और चला गया। बोला, एलिक्सिर मास्टर तुम्हें सूचित करेंगे। तुम्हें इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं। और उस जुड़वा मधुमक्खियों को वापस उसी जगह रख दिया, मन ही मन हिसाब लगाते हुए। ये छोटे छोटे साथी, बाद में औषधीय घास भी अच्छे से काम आएगी। कल एक राक्षसी जानवर खरीद लेंगे और फिर इन्हें भी वसूल लेंगे। 2 दिन बाद आत्मिक धान पक गया। वो झीशी उदाहरण देकर लोगों को वसूलने आए। तुम्हारा वह एक बोरी जानवर दांत चावल स्वाभाविक ही सबका ध्यान खींच लाया। बहुत जल्दी कटाई और कर वसूली पूरी हो गई। दुहाइफू ने ऊंची आवाज में तुमसे कहा, आत्मिक चावल 1280 जिन, जानवर दांत चावल 400 जिन। रिपोर्ट पूरी। वह मुस्कुराता हुआ तुम्हारे पास आ सटा। रवैया 180 डिग्री पलट गया। मुबारक हो। चेन दाओ यू। जानवर दांत चावल की खेती का काम अब से कर आधा कर दिया जाएगा। तुम्हें अभी भी कुछ अजीब लग रहा होगा। यह साथी पहले तो तुम्हें छोटू चेन ही बुलाता था। तुमने शिष्टता से एक बात कह दी, आगे भी कृपा कर दुहाइफू ज्यादा देखभाल करें। दुहाइफू ने फिर तुम्हें एक लकड़ी का पट्टा दिया। कहा कि यह आत्मिक पद परीक्षा की पहचान पत्र
पत्र है, किसी भी समय तरीके से परीक्षा पूरी की जा सकती है। पहले से मुबारक हो। चेन दाओ यू, तुम एक आत्मिक पद के साधकों की पंक्ति में कदम रख चुके हो। कर चुकाने के बाद तुम्हारे पास अभी भी 600 से ज्यादा जिन आत्मिक चावल और 210 जिन जानवर दांत चावल बचे हैं। यह भी कमाई की मोटी गड्डी है। छोटू चेन, जैसा कहा था वैसा ही। काई लाओजियो की जलन से तो मुंह में पानी भर आया। इधर आकर कुछ पकवान चख लेना। मुझे ज्यूशुएन पवेलियन ले जाकर एक दौर पिलाओ। तुम्हारा मन बड़ा खुश है। मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल सही, तुम्हें भी लियाओ काउंटर पर जाकर चावल बेचना होगा और साथ में रुआन परिवार के पास भी एक चक्कर लगा आना। 4 आभूषण लुप्ती का चौथा स्तर हाथ में लेना, साफ सुथरे तरीके से। ज्यूशुएन पवेलियन का निजी कमरा। तुमने बढ़िया शराब और बढ़िया पकवानों की एक मेज मंगवाई और काई लाओजियो के साथ खूब गपशप की। लियाओ काउंटर वाला मुस्कुराता हुआ एक तरफ बैठकर शराब परोसता रहा। मन में हिसाब किताब बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसे बहुत साफ समझ थी। तुम्हारा वह दुबला बत्तख चावल ही आज का मुख्य पकवान है। 3 चक्कर शराब पी लेने के बाद लियाओ काउंटर ने हाथ मलते हुए आखिरकार हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया, चेन दाओ यू, वह दुबला बत्तख चावल। तुमने एक प्याला और खाली कर दिया। तभी जाकर आराम से और बिना हड़बड़ी के चावल निकाले। आत्मिक चावल 500 से ज्यादा जिन, दुबला बत्तख चावल 100 जिन, सब यही है। लियाओ काउंटर की आंखें एक पल में चमक उठी। वह लगभग आत्मिक चावल को नजरअंदाज ही कर बैठा। उसकी नजरें सीधी उस थैले वाले दुबले बत्तख चावल पर टिक गईं। उसने कुछ दानों को पकड़कर बारीकी से जांचा। चेहरे पर उत्साह की चमक और गहरी होती गई। चेन दाओ यू, तुम्हारा यह दुबला बत्तख चावल तो लाजवाब है। यह खेप अगर ठीक से संभाल ली जाए तो मुनाफा कई गुना हो सकता है। और भी अहम बात यह है कि तुम्हारे साथ अच्छा रिश्ता बना लिया जाए तो मानो अपना ही खास रास्ता पकड़ लिया। यह सोचकर लियाओ काउंटर ने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया। चेन दाओ यू, यह दुबला बत्तख चावल मैं खुद लेता हूँ। बाजार भाव से 20% महंगा लेकर खरीदता। 6 टुकड़े नाश्ते के एक जिन। कैसे? तुमने फौरन जवाब नहीं दिया। लियाओ छत पर नजर दौड़ाई। जल्दी से भंडारण थैले से एक जेड पट्टिका निकाली। झेंगझोंग तुम्हें दे दी। यह जुझुआन गे की छूट पट्टिका है। इसके बाद आप किसी भी शाखा में खर्च कर सकते हैं। हर जगह 8% छूट। आपने जेड पट्टिका ले ली, देख भी तो लीजिए। बस इतनी सी बात, सौदा पक्का। 廖掌柜大喜，立刻称重算账。金灵米510斤，170块零食；瘦芽米105斤，630块零食，总共800块下品零食，一次性入账800零食。 कमर एकदम कई गुना सख्त हो गई। काई लाओजू की आंखें तक सीधी रह गईं। लेन देन पूरा होने के बाद तुमने फिर यूं ही एक बात पूछ ली, हाल में फांगशी में कुछ हुआ तो नहीं? लियाओ छत ने धीमी आवाज में कहा, पुराना रंग ढंग। लिंगयू में के टेलीपोर्टेशन गठन की मरम्मत अभी भी चल रही है। अंदाजा है कि अभी 1.5 घंटा और अच्छा नहीं होगा। तुम जरा समझदारी दिखाओ, दिल में हिसाब रखना। यह खाना। लियाओ छत ने खुशी खुशी तुम्हें 8% छूट दे दी और एक घड़ा आध्यात्मिक शराब भी दी। चेहरा भी बच गया। जुझुआन गे से निकलकर तुम और काई लाओजू अलग अलग रास्तों पर बिछड़ गए और वह अकेला ही प्रत्यक्ष हॉल चला गया। जांच काफी आसान रही। एक पहर में सब निपट गया। जांच का जिम्मेदार प्रत्यक्ष हॉल ने तुम्हारी पहचान पट्टिका पर जादुई शक्ति की मुहर लगा दी। पट्टिका के पीछे वाली वह आध्यात्मिक जड़ी बूटी की आकृति, एक पत्ता जगमगा उठा जो यह दर्ज करता था कि तुम औपचारिक रूप से बन गए प्रथम स्तर के निम्न दर्जे के आध्यात्मिक जड़ी बूटी मास्टर। अब पहचान वाकई अलग हो गई। तुम फांगशी की सड़क पर चल रहे थे, पहचान पट्टिका हाथ में घुमाते हुए। मूड बढ़िया था। गली के किनारे से गुजरते वक्त एक महिला साधक आगे आकर बात करने लगी और पूछा कि क्या साथ चलने की जरूरत है। तुमने आंख उठाकर भी नहीं देखा, सीधे आगे बढ़ गए। सामने वाले ने एक बात की फटकार लगाई, तुम में तो दम ही नहीं, लेकिन तुम आलस से जवाब देना भी न चाहो और आगे बढ़ गए। यूं तहकीकात करते करते यूं परिवार के बड़े आंगन पहुंचे। यहाँ फांगशी के केंद्र के करीब था। अलग थलग आंगन, ऊपर से अपना फॉर्मेशन भी था। तुमने रास्ते में ही पूछताछ कर ली। सबसे घटिया आंगन का भी सालाना किराया 300 नाश्ते के बराबर था और अभी तो सारे पट्टे भर चुके थे। किराया लेना हो तो प्रत्यक्ष हॉल में कतार लगानी पड़ती। सुना है इस साल कतार वालों की संख्या पहले ही 900 से ऊपर जा चुकी है। तुम सुनकर जबान पर दांत टूटते रह गए। अगर यहाँ की दूसरी स्तर की गठन सुरक्षा नहीं होती तो कोई भी इसे किराए पर न लेता। जब तुम यूं परिवार के बड़े आंगन के दरवाजे पर पहुंचे, तुमने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। आधी खुदाई दरवाजा ठोका, कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें बस यूं परिवार के मित्र को एक सूचना फॉर्म भेजना पड़ा। पल भर बाद सूचना फॉर्म चमक उठा। सामने वाले ने कहा कि वह बाहर कुछ काम निपटा रहा है, थोड़ी देर में लौट नहीं पाएगा, वरना तुम्हें एक पता ही दे देता। तुम्हें एक बार दौड़ लगाने की जहमत न उठानी पड़ती। तुम्हारे भौहें सिकुड़ गईं, कुछ गड़बड़ सी लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद फिर भी सावधानी से इंतजार करना ही ठीक समझा। तुमने जवाब दिया, अभी बाहर माहौल थोड़ा ठीक नहीं। वह कब लौटेगा? बस एक बार खुद को सूचना दे दो, काफी है। रुआन दाओयू फिर बाहर गया है। तुम्हें भी यही अंदाजा नहीं था ना? फिर से खाली हाथ लौटे। अमूल्य दिव्य औषधि प्रवाह शास्त्र की ताकत का अनुभव कर चुका हूँ। बचे हुए उस अभ्यास की तुम्हें सच में बड़ी तड़प है। लगता है अब बस और इंतजार ही कर सकते हैं। बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाए जा सकते। तुम फांगशी में यूं ही टहलाओ। जो सूखा मांस और कुछ मांसाहार खरीदा था लेकर झुग्गी घर लौट आया। अगले दिन तुमने आध्यात्मिक चावल और दैत्य जानवर का मांस, महकती हुई शानदार सुबह की खिचड़ी बनाई। बस शुरू करने ही वाला था, दस्तक फिर गूंज उठी। तुमने दरार से बाहर झांका। एक ऐसा पड़ोसी था जो ठीक ठाक आता जाता नहीं था। शिष्टाचार के नाते तुमने फिर भी उसे अंदर बुला लिया। सामने वाला चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। कहते हैं कि एन मेन्नद एक आध्यात्मिक शिल्पी बन गया है। खास तौर पर बधाई देने आया हूँ और एक छोटी सी भेंट भी लाया हूँ। थोड़ी सी मामूली सी नजराना। स्वीकार न करना तो ठीक नहीं। इतना गर्मजोशी से कोई आए तुम भी टालना ठीक नहीं समझे। धन्यवाद कहकर ही ले लिया। नतीजा यह हुआ कि उस पड़ोसी की नजर तुम्हारी मेज पर रखे आध्यात्मिक चावल और दुबले मांस के खाने पर जा टिकी। राह देखते देखते मुंह में पानी आ गया। ठंडी गर्म कुछ बातें। फिर वह सचमुच विदा लेकर चला गया। तुम खाना खा चुके हो, अभी बर्तन धोने ही जा रहे थे। ठक ठक ठक। फिर से कौन है? भाई, यह दस्तक
दस्तक। आज आखिर मामला क्या है? तुम्हारे भौहें एक साथ सिकुड़ गईं। बड़बड़ाते हुए फिर दरवाजे की दरार तक पहुंचे। यह देखते ही जरा सा दिल दहल गया। अरे वाह, निकला तो तुम्हारी पड़ोसन लियानली थी। आज उसने बहुत नफीस सज धज की थी और हाथ में एक छोटा सा पोटला भी था। उसे इस हाल में देखते ही तुम्हारी कसक थोड़ी ढीली पड़ गई। अच्छा हुआ, लगता है वो भी सामाजिक औपचारिकता निभाने आई है, कोई और काम लेकर तो नहीं आई। जैसा सोचा था, लियानली अंदर आकर शुभकामना देने लगी। 2-4 औपचारिक बातें करके वह चली गई। बस उसका वह चेहरा, चाहे कितना भी भारी पाउडर लगा ले, अंदर की उदासी फिर भी नहीं छिपा सकती। लगता है अभी तक बूढ़े ड्रैगन की मौत से उबरी नहीं है। कोई बड़ा सहारा नहीं रहा। लौटना उसके लिए आसान नहीं। तुमने उसे रोका नहीं। वह जाते समय तुम्हारे लिए बस एक उदास, उलझी हुई नजर छोड़ गई। अगले कुछ दिनों में लगातार लोग दरवाजे पर आने लगे। तुम्हारा सिर ही भारी हो गया। ऐसी जवाबी रस्में सबसे झंझट वाली हैं, लेकिन लोग तो भेंट लेकर दरवाजे तक आते हैं। उन्हें यूं ही भगा देना भी ठीक नहीं। बस एक एक कर धन्यवाद ही करना पड़ा। इसी एक दिन तुम मखना समूह पर साधना कर रहे थे। संदेश तावी अचानक चमक उठी। तुम साधना रोक दो और उठाकर देखो, निकला तलवारबाज दोस्त का संदेश। उसने कहा कि अब वह व्यापार करने में सुविधा जगह पर है। इस समय फांग परिवार के इलाके से गुजर रहा है, लेकिन हाथ में अचानक काम पड़ गया है। घर लौटने की फुर्सत नहीं मिली। इस बार निकल गया तो कम से कम 1-2 साल, और लंबा हुआ तो 3-5 साल वापस नहीं आएगा। अगर तुम्हें सहूलियत हो तो अभी ही लेन देन कर लेते हैं। फिर तुरंत एक और खेप भर दी। चिंता मत कीजिए, अभी अभी गश्ती दल के अपने लोग टकरा गए। वे भी यही हैं। तुमने एक पल हिचकिचाया, फिर भी वापस लौट आए। पूछिए कहाँ मिलना है? दूसरे पक्ष ने कहा कि शहर के पूरब वाली उस सड़क पर। तुमने हाँ कर दी। सामान समेट लिया, सीधे बाहर निकल गए। पेंगहू इलाके की नदी के किनारे से गुजरते हुए कुछ अधेड़ महिला साधक कपड़े झाड़ रही थी। तुम्हें देखकर सलाम दुआ तक करने का भी आलस था। जब तुम दूर निकल गए, तब जाकर भुनभुनाती बातें पीछे से उड़ती आईं। क्या बस एक घटिया आत्मिक ज्योतिषी ही तो नहीं, और कोई अल्केमिस्ट तो है नहीं? किस बात का रौब? तुम बस अपनी बकवास कम करो। आलस में उनके साथ हिसाब मत करना। एक नजर में असली औकात समझ जाओगे। और तुम वहीं पहुंच गए जहां रुआन दावियो ने बताया था। तुम जल्दी से प्रकट नहीं हुए। पहले दूर झाड़ियों में बिल्ली की तरह कुछ देर ताक झांक की। ठंडी हवा चली। जंगली घास चारों तरफ फैली थी। सड़क से कुछ दूर कुछ साए सीधे खड़े थे। रुआन दावियो चेहरे पर मुस्कान लिए हुआ था, और 2 लोग जो पवन घंटी वाले द्वार की पोशाक पहने थे। गश्ती दल वाले बन संवर कर मौसम की बातें कर रहे थे। तुम जरा ध्यान से देखो, वे 2 गश्ती वाले तो पुराने परिचित निकले, जो अक्सर पेंगहू इलाके में गश्त करते थे। असल में वे ही थे। अब तो तुम्हारे दिल की आखिरी शंका भी खत्म हो गई। तुम उठ खड़े हुए, चुपचाप आगे बढ़ गए। जानबूझकर शांत बने रहे, जरा भी अजीब हरकत नहीं दिखाई। रुआन दावियो ने तुम्हें देखते ही तुरंत खुशी से स्वागत किया और उन 2 गश्ती वालों से हाथ भी मिला लिया। कहा, दोनों जरा ठहरिए, मैं थोड़ा सा अपना काम निपटा लूं, अभी लौटता हूँ। फिर मुड़कर तुम्हारे सामने सिर झुकाया। कहा, हाल में सचमुच बड़ा व्यस्त हूँ। तुमने एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। सीधे पूछ लिया, सामान लाए हो ना? उसने भी उम्मीद भरे चेहरे से पूछा। तुम्हारा शुयात्सी भी पका हुआ है ना? तुमने भंडारण थैले पर एक थपकी मारी और उसमें से शुयात्सी की एक छोटी थैली निकाली। ठीक 10 जिन। खोलकर उसे एक नजर दिखाया। कुत्ते के दांत जितने बड़े, 0 सेंटीमीटर, सफेदी में हल्की लालिमा, ताजी सुगंध, नाक में बस जाने वाली। बिल्कुल सही, यह शुयात्सी ही है। क्वालिटी भी बढ़िया है। रुआन दावियो की आंखों में लालच की एक झलक क्षण भर को चमक कर गायब हो गई, लेकिन वह अचानक फिर बोला, कहिए किन दावियो, इस शुयात्सी का रेट कम से कम इन 10 जिन से तो कम नहीं होना चाहिए, है ना? यह सुनते ही तुम भौहें चढ़ा बैठे। मुझे कितना मिल रहा है? लगता है आपसे कोई लेना देना नहीं, है ना? वह हड़बड़ाकर झेमपति सी हंसी हंसा और बोला, बस यूं ही पूछ रहा था। फिर भंडारण थैले से वह चमड़ा निकाला। एक हाथ में अचार, एक हाथ में शुयात्सी। चमड़ा हाथ में आया। तुमने जांच ली क्या? बस जरा सा सुकून मिला था। देह में फूहड़ सी मादक ऊर्जा और खून दौड़ रहा था। अचानक ही जोरदार चेतावनी सी महसूस हुई। एक झटके में घातक मंशा ठीक निशाने से तुम्हारे दिमाग में धंस गई। तुम्हें पल भर में समझ आ गया, लेकिन चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। अब भी सिर झुकाए दिखावे में जानवर की खाल उलट पलट कर देखता रहा। 2, 3 और 2 हैं। तुम्हारे दिल में खुशी छिपी नहीं रह सकी। कुल 5 मारक इरादे जो अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे, चुपचाप तुम्हें निशाना बनाए हुए। 3 तो रुआन दावियो से आए थे और वे 2 जुलन गेट के गश्ती शिष्यों से। बाकी 2 अंधेरी जगह में छिपे थे, बिजली और आग के बीच। अब तुम्हें खुद अपनी समझ आ गई। यह तो दूसरे का खोदा गड्ढा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर रत्ती भर भी घबराहट नहीं थी। रुआन दावियो, वह तो 5वें स्तर की प्राण शक्ति वाला है। 2 गश्ती, एक 5वें स्तर का, एक 6ठे स्तर का। छुपे हुए 2 लोगों की शक्ति फिलहाल महसूस नहीं हो रही है। अनगिनत विचार तुम्हारे दिमाग में बिजली की तरह चमक गए। पल भर में फैसला कर लिया। तुमने इत्मीनान से वह जानवर की खाल समेट ली। चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान आ गई और भंडार से एक छोटा सा थैला निकाला। सीधे उन 2 जुलन गेट वालों की तरफ बढ़ते हुए गश्ती दूतों को साधे हुए। दोनों गश्ती दूतों ने मेहनत झेली, जरा भी होशियारी नहीं देखी। आगे जाकर गली में, कृपा करके जरा ध्यान रखना, कहते कहते तुम सीधे उनकी ओर बढ़ गए और सामान सौंपने लगे। वे दोनों एक दूसरे को देखकर होठों के कोनों पर तिरस्कार की हल्की सी मुस्कान ले आए। जब तुम उनसे बस कुछ कदम ही दूर थे और वे हमला करने ही वाले थे उस पल। क्या बात है, क्या यह सीधा सादा भला आदमी नहीं है? दौड़ते हुए लड़ाई का मजा लेने आया है, पहले ही कहा था ना। तभी एक अजीब सी यिन यांग मरी हुई ऊर्जा की आवाज आई। तुमने मुड़कर देखा तो हैरत, वही टोकरी में वाली हरी पोशाक पहने सुंदर लड़की निकली। उसके पास ही एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी खड़ा था। दोनों के शरीर से मारक इरादा फूट रहा था और घूर रहे थे, तुम्हें जैसे जान लेने पर तुले हों। प्राण शक्ति का 4था स्तर, प्राण शक्ति का 5वां स्तर, सब इकट्ठे हो गए। 5 लोग, बस एक सांस में जानलेवा घेरा। ये छोटा सा लड़का तो सच में बड़ा ही हिम्मती निकला। इस वक्त वह नरम दिल साथी भी दिखावा नहीं कर रहा था। छाती बिल्कुल खुली हुई, होंठ चाटते हुए उसे कई बार लटकाया, फिर भी बाहर नहीं निकला। अगर दोनों गश्ती दूतों को जोखिम में डाले बिना तो इसे
पकड़ पाना आसान नहीं। जल्दी निपटाओ, सामान लेकर निकल जाओ। रात लंबी है, सपना ज्यादा ना हो। लंबे चौड़े आदमी ने सवालिया लहजे में पूछा। बस उस पर भरोसा रखो। वह प्राण शक्ति का 5वें स्तर वाला गश्ती दूत एक बार खिलखिलाया। उसने तुम्हें प्राण शक्ति के 3रे स्तर वाले रत्ती भर भी गंभीरता से नहीं लिया। 5 लोग पहले ही तुम्हें चारों तरफ से घेर चुके थे और अगले ही पल तुमने पहले हाथ चला दिया। तुम्हारी दोनों टांगे भयानक ढंग से मुड़ गई। पूरा शरीर तोप के गोले की तरह उछला और तुमने पलटकर भंडार थैले पर एक प्रहार किया। असल में तो तुम्हारा इरादा साफ आत्मिक विधि की तलवार निकालने का था, लेकिन हालात बहुत आपात थे। आखिर उसने खेत पलटने वाले अमर जौ को पकड़ ही लिया। अब उतनी चिंता नहीं रही। क्षण भर में प्राण शक्ति अमर जौ में उड़ेल दी गई। तुम्हारी बाह की मांसपेशियां इस्पात जैसी उभरी हुई हैं। तुम उस सबसे नजदीकी 5वें स्तर के साधक निगरानीकर्ता के सामने सोचे भी और ना सोचे भी एक झटके में उसे जोर से नीचे चीर दिया। वह निगरानीकर्ता तुम्हारी रफ्तार से चौंक कर उछल पड़ा। बस आंखों के सामने एक चमक सी लगी और तुम पहले ही उसके पास पहुंच गए। वह फिर हिम्मत नहीं कर सका कि टाल मटोल करे, जल्दी से झपट पड़ा। नीली आभा वाला ढाल रक्षा चक्र पल भर में पूरे शरीर पर छा गया। धड़ाक! रुको एक पल। उसकी जादुई शक्ति की ढाल तुम्हारे एक बार के नीचे कागज की तरह थी और पल भर में चकनाचूर हो गई। उसके चेहरे पर भय की धारी दौड़ गई। उसने जल्दी में एक सुनहरी प्रभाव वाला रक्षा ताबीज सक्रिय कर लिया और अपने चारों ओर एक और सुनहरी ढाल खड़ी कर ली। धड़ाक! फिर एक बार सुनहरी रक्षा ताबीज एक सांस भी न टिक सकी। धड़ाक! वह निगरानी करता तुम्हारे करीब आते ही घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन ठीक अपनी गर्दन तुम्हारी अमर जौ की धार पर ला बैठा। एक बार सीधा आर पार खून की बौछार छूट पड़ी। वह गर्दन पकड़े जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए कुछ झटके खाए। मौके पर ही ढेर। यह दृश्य लगभग चरम पर था। एक झलक में इतने ऊंचे तेवर वाला 5वें स्तर का साधक तुम्हारे हाथों पल भर में मारा गया। आसपास के चारों लोग हक्का बक्का रह गए। बुरा हुआ, शारीरिक साधक है, जल्दी हटो। एक और 6ठे स्तर का साधक निगरानी करता सबसे तेजी से संभला, हवा सा पीछे हटते हुए। एक चरम वायु धार पहले ही तुम्हारी ओर टूट पड़ी थी। तुमने न ध्यान दिया न परवाह की। तुम्हारे चारों ओर प्राण शक्ति पूरी तरह फट पड़ी। एक कीमती कांच सा वस्त्र पल भर में तुम्हें ढक गया। तुम फिर से उछले। धड़ाक! चरम वायु धार ने तुम्हारी छाती पर जोरदार वार किया और एक कराहती गूंज निकली, लेकिन तुम्हारी चमड़ी तक न छिली। बकवास! यह कैसे मुमकिन है? उस निगरानीकर्ता की आंखें तक जम सी गईं। इतनी मुलायम कि 3 लोग भी पलटकर कुछ कर पाएं। हर तरह की जादुई कलाएं। हथियार सा पागल होकर पीछे से तुम पर टूट पड़ा। तुम पीछे की वार धार की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। आंखें उस 5वें स्तर के साधक निगरानीकर्ता पर ही जमी रही। हाथ की अमर जौ को सिर के बल नीचे चलाया। धनक! वह आदमी हड़बड़ाकर एक काले गोल ढाल यंत्र को निकाल लाया और उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। अमर जौ ने ढाल पर वार किया। चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं। उस साधक पर तुम्हारी इस डरावनी ताकत का जोर इतना पड़ा कि वह इंसान समेत दर्जनों गज दूर जा उड़ा। धम की आवाज के साथ मिट्टी और आग पर जा गिरा। खांसी। उसने खून का एक बड़ा घूंट उगल दिया। आंखें सुनहरे धब्बों से भर गईं। यह कमबख्त इंसानी ताकत है। यह तो सीधा किसी दैत्य जानवर से टकराने जैसा है। तुम्हारा शरीर बिजली सा फुर्तीला था और तुमने कसी हुई कई जादुई कलाएं भारी पड़ते हुए भी झेल ली। एक तलवार कदम पहले ही उस साधक तक जा पहुंचा। हाथ बढ़ाते ही पकड़ लिया। वह पलटकर विरोध करना चाहता था, लेकिन तुमने उसकी बांह जकड़ ली और जोर से नीचे दबा दिया। साधक की ताकत तुम जैसे यह देह राक्षस के सामने बस मजाक बनकर रह जाती है। तू एक लात मार के उसे जमीन पर पलट दे, जोर से दबा दे। आत्मिक हलवा उठा। उसके दिमाग पर तो बस एक जबरदस्त धमाका हो गया। कुतर 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 पल भर की झलक में उसका दिमाग तूने कद्दू बना दिया। पीछे रुआन दाओयू के तीनों लोग तो पहले ही हक्का बक्का रह गए। 6ठी मंजिल की तैनाती भी एक बार झेल न सकी। ये तो कमाल का है। लिहाजा खजाना 5वीं मंजिल नामुमकिन। तू इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? रुआन दाओयू ने आखिरकार चाल पहचान ली। डर के मारे रूह कांप गई। विदेशी जादुई हथियार निकालकर भागने की सोच रहा है, भागने की सोच रहा है। तेरे हाथ की आत्मिक हलवा उसकी एक परछाई बन गई, फट से निकल पड़ी। आत्मिक हलवे ने ठीक निशाने पर उसकी एक टांग काट दी। रुआन दाओयू दर्द से चीखता हुआ आधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। वह कटी हुई टांग घसीटते हुए जमीन पर तड़पने लगा। रुको, तुम एक बाण की तरह आगे बढ़ो। आत्मिक हलवा उठा लो, रत्ती भर भी झिझक मत। उतर लो। एक सिर आसमान से गिर पड़ा। बाकी बचे हरी पहाड़ी वाली लड़की और कुल्ठी बड़े आदमी को साफ समझ आ गया। चेहरे सफेद पड़ गए और फिर सिर झाड़कर भाग पड़े। लेकिन रफ्तार के मामले में तुमसे कोई मुकाबला नहीं। तुम कुछ ही फुर्तीले छलांगों में कुल्ठी बड़े आदमी के पीछे जा पहुंचे। दायां हाथ बाहर निकाला और उसकी गर्दन दबोच ली, जोर से खींचा। सुनो भाई, सबके सब रुआन वाले ही हो। तेरी आंखें तो बर्फ जैसी ठंडी हैं। झट से लहुआ उठाकर धड़ाम। आधा गला सीधे कटकर अलग हो गया। तूने अचानक पलटकर हाथ की आत्मिक हलवा फिर से एक चमकदार रेखा बन गई। भागती हुई हरी पहाड़ी वाली लड़की पर निशाना साधा। खा। आत्मिक हलवा उसके पीछे से दिल चीरती हुई घुसी। भारी ताकत उसे उड़ाकर पेड़ों के बीच ले गई और उसे जमीन पर कील की तरह गाड़ दिया। वीराने में तू लहूलुहान पड़ा है और धुएं की तरह आसमान तक उठ रही है। तूने 5 की पोटलियां बड़ी फुर्ती से झाड़ ली। एक अग्नि गोला मंत्र ने लाश को जलाकर चकाचक कर दिया और एक एक निशान बारीकी से मिटा दिए। पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद ही फिर मुंह मोड़कर वीराने में गायब हो गया। इतनी ताकत भी जगह तो कमाल का हीरो बनने की सोचता है। छोटे से कमरे में लौटकर तूने लूट का माल गिनना शुरू किया। लिंगियू दरवाजे के 2 परिधान, साथ में 500 से ज्यादा आत्मिक पत्थर, कुछ जादुई हथियार और 2 मध्यम दर्जे की फूली गुड़ी भी, जो अभी काम की नहीं थी। जिस काले गोल ढाल में तूने चीरा लगाया था वही अकेला मध्यम दर्जे का जादुई हथियार था, अभी भी काम आ सकता है। इसके अलावा तीनों ने 600 से ज्यादा आत्मिक पत्थर जुटा लिए और कुछ घटिया माल मसाला भी। इस बार सिर्फ आत्मिक पत्थरों से ही 1000 से ज्यादा टुकड़े हाथ लगे। सच में कत्ल और आग लगाने की कमाई जेब ढीली नहीं करती। तुम खुद ही सोचकर हैरान रह जाओगे। जो कुछ कीमती था सब छोड़ दे। बाकी कूड़ा कबाड़ एक अग्नि गोला मंत्र से पूरा जला दिया। सब निपटा लेने के बाद तुमने
ही असली मोल भाव शुरू किया। 8成是软到有贪图你的兽牙米才临时找来的帮手，而且灵雨门的人竟然跟杰修混在一起，这背后的水恐怕深得很。 बस शर्त इतनी थी कि तुम्हारे सिर पर आकर न पड़े। तुम्हें फिक्र करने की फुर्सत ही कहाँ थी। अगर आज तुमने देह को पवित्र करने की 5वीं मंजिल तोड़ी न होती तो अब साफ करने लायक सिर्फ तुम खुद ही रह जाते। 2 दिन बाद पेंगहू इलाके का माहौल फिर से तना हुआ हो गया। लिंग यू के 2 गश्ती सैनिक मारे गए। अब तो मामला बड़ा हो गया, यानी सीधा जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा फांग कुल के आसपास अब कड़ी तलाशी शुरू हो गई। ये जिएशियो बहुत तूफान मचा रहा है। पहले तो वह ड्रैगन पथ का साथी था, अब तो लिंगयू के लोग भी मारने की हिम्मत करते हैं। गलियों में जो बातें चल रही थी, तुम्हारे होंठ किनारे से फड़क रहे थे। लिंग मुर्गी उठा लो और बाहर निकलकर काम करो। तुम पहले अपनी 5 मुँह जमीन पलट चुके हो और साथ ही सुदांशी की 3 मुँह जमीन भी पलट दी। अब तुम आगे चलकर पेड़ पर लटके उस 400 करोड़ वाले जुड़वां शिखर के फसल को भी जादुई पशु की थैली में समेट लेना, ताकि आगे चलकर औषधि वाली जड़ी बूटियां काम आए। बस अभी अभी निपटा। सुदांशी का संदेश भी आ गया। वह भट्टी जलाकर दाना बनाने वाली है। तुम वहाँ चले जाओ। तुम्हारा मन एकदम चुस्त हो गया। आखिर शुरू होने ही वाला है। तुम तुरंत सुदांशी के आंगन में पहुंचो। घर के भीतर जाकर सुदांशी पहले ही तैयारी में जुट गई थी। इस बार मैं जो बनाने वाली हूँ वह प्रथम श्रेणी की दवा है, अस्थि शोधन दाना। भले ही तुम्हें पहले से अंदाजा रहा हो, इस वक्त भी हिम्मत नहीं पड़ रही। वह तो मौके पर ही प्रथम श्रेणी की दाना निर्माता बनने जा रही है, तो फिर मैं ही अकेला गवाह बनूंगा। मेरे साथ आओ, तुम्हें एक बार अच्छा खासा अनुभव कराती हूँ। सुदांशी मुस्कुरा दी और चुपचाप तुम्हें अंदर ले गई। उसकी यह मुस्कान तुम्हारे रोंगटे खड़े कर गई। उसने सबसे अंदर वाले कमरे का दरवाजा खोला। डड़ाम गर्म लहर सी चेहरा झुलसाती हुई आई। तुम भीतर नजर डालो और सीधे दंग रह गए। कमरे में एक बैंगनी दाना भट्टी रखी थी। सारे औजार और मचान एकदम पूरे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दाना भट्टी के नीचे से जमीन की आग की शाखा जुड़ी हुई थी। ये तो पूरा का पूरा दाना निर्माण कक्ष था। सुदांशी तुम्हें इस तरह आंखें फाड़े मुंह बाए देखकर गर्व से बोली, कैसा लगा? किसने सोचा था कि इस गोदाम के नीचे भी धरातली अग्नि की एक शाखा छिपी होगी। पूरा गोदाम क्षेत्र सिर्फ मेरी इसी जगह पर, इसे बाहर निकाल पाना। तुम बहुत देर तक चुप रहे और ऐसी भी चाल है। यह तो सीधे संप्रदाय स्तर के संसाधनों की बर्बादी है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक मध्य श्रेणी की दाना निर्माता इस उजाड़ जगह में कई साल तक रहकर भी तैयार थी। सुदांशी ने बात पूरी की। बिल्कुल, ऐसी धरातली आग सिर्फ निम्न श्रेणी की दवाएं बनाने के लिए ही ठीक है। दूसरी श्रेणी और उससे ऊपर के लिए अपनी ही साधना की सच्ची आग से इसे तराशना पड़ता है। तुम भीतर ही भीतर अंदाजा लगा रहे थे। प्रथम श्रेणी की दवा उसके मुंह में, बस निम्न श्रेणी भर है। फिर अपनी वो सारी खराब चीजें देखकर उन्हें साध लिया तो सचमुच कमाल है। उपाय सोचना होगा। बस इसे उस दाना निर्माण कक्ष से टकरा देना ही ठीक रहेगा। तुम मन में हिसाब लगाने लगे। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, तुम बगल में देखते रहो, कुछ मत बोलना। सुदांशी का चेहरा गंभीर हो गया। दाना निर्माण की प्रक्रिया में एक ही सांस में काम होना चाहिए। जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं। तुम थोड़ा सिर हिलाओ। शांति से एक तरफ खड़ा रहा। सुदांशी ने भट्टी का फाटक खोला। एक जोरदार धमाका हुआ। धधकती आग पल भर में ऊपर उठ गई। उसने तरह तरह की जड़ी बूटियां निकाली, औषधि को निकालना शुरू किया। तुम आंखें फाड़कर देख रहे हो। वह उसके हर एक हाव भाव को बारीकी से देख रहा था। यह एक बेहद ऊंची दर्जे की औषधि साधने की विधि थी। बादलों सी सहज, पानी सी धारा, रेशम की तरह चिकनी और बिना जरा भी अड़चन के पल भर में सारी औषधि को भट्टी में साध लिया गया। गुणवत्ता और शुद्धता दोनों ही तुमसे कहीं ऊपर थी। फिर दवा मिलाने की बारी आई। उसने हाथ बढ़ाते ही पकड़ लिया। मात्रा एकदम मिलीमीटर तक सटीक थी। ये दोनों कदम तो तुमने आधा दिन लगा दिया। उसने तो बस एक पल ही लिया। यही है असली फर्क। अगला कदम सबसे अहम दौर है। उसकी उंगलियों के बीच एक अजीब सी पकड़ थी। हल्का सा झटका दिया। उग्र आग तुरंत ही नरम और काबू में आ गई। तुम देखो उसकी वह चौंकाने वाली आग काबू करने की कला। मन ललचाए बिना रहे। तैयारी पूरी। उसने हाथ उठाकर एक चाल चली। औषधि की गोलियां उड़कर भट्टी में जा गिरी। एक पल को भी नजर नहीं हटी। डर था कि कोई बारीक बात छूट न जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुदांशी एक और आग संभाल रही थी और दूसरी ओर औषधि के घुलने को काबू कर रही थी। उनका भाव अब और भी गंभीर होता गया। आखिरी कदम पर आप सांस रोक लीजिए। इसी समय धप, भट्टी में काला धुआं उठने लगा। सब कुछ नाकाम हो गया। तुम बुरा न मानना, यह भट्टी का कच्चा माल भी कई सैकड़ों साधारण मुद्रा का होगा, लेकिन सुदांशी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मानो उन्हें पहले से ही अंदाजा था। उन्होंने शांत भाव से औषधि की तलछट साफ कर दी। बेफिक्र, बिना घबराए दूसरी बार शुरू किया। उन्होंने कुल मिलाकर दर्जन भर सामग्री तैयार की थी। दूसरी बार नाकाम, तीसरी बार नाकाम। इसी तरह अभ्यास करते हुए 12वें चरण तक पहुंची। रात गहराने लगी थी। सुदांशी का माथा पसीने से तर था। आखिरकार नसें तनी हुई थी। आखिरकार झन, भट्टी से एक साफ तीखी गूंज निकली। अत्यंत सघन दवा की खुशबू पल भर में फैलकर उठाई। दाने के आकार की औषधि। सुदांशी का दिल खुशी से खिल उठा। हाथ बढ़ाकर एक चाल चली। 6 हरी रोंगे औषधि की गोलियां लुढ़कती हुई उनके हाथ में आ गई। तुम बस टकटकी लगाए उन कुछ गोलियों को देख रहे हो और मुंह में पानी आ गया। ये चीज तो कमाल की है। एक ही गोली नीलामी में हजारों साधारण मुद्रा तक बिक सकती है। यानी साफ बात, सुदांशी उपाधि प्राप्त श्रेष्ठ श्रेणी की औषधि साधक बन गई। सुदांशी को बहुत बहुत बधाई। आप समय पर सूचना दीजिए। सुदांशी का मन खिल उठा। सारन औषधि समेट लीजिए और एक जेड की शीशी निकालकर आपको दे दी। देखने वालों के लिए भी हिस्सा है। आप पास आकर देखिए, यह एक विशाल औषधि है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदांशी। औषधियों की तुलना में इस बार अल्केमी की पूरी प्रक्रिया देखना आपके लिए असली और सबसे कीमती कमाई है। किंदाओयो, अगले 1 साल तक मुझे हाई क्वालिटी दवा दान की रिफाइनिंग पक्की करनी है। सु युचिंग, सुदांशी ने कहा, तुम आगे भी मेरे लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाते रहो। हालांकि तुम्हें बस एक बार मुस्कुरा देना है। सु भाई, किस तरह की चाहिए? सीधे कहिए। ठीक है। सु युचिंग ने तुम्हें थोड़ा हैरानी से देखा, फिर सहज होकर बोला, हाँ बिल्कुल। चिन दाओयो ने एक
आकाश दत्त वरदान जड़ी दिखा दी। अब झिझकने की जरूरत नहीं, मुझे बस सू भाई कहो। ठीक है सू भाई, इस बार तुम्हें 2 किस्म की प्रथम श्रेणी की मध्यम दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगानी है, सर्द धुआं घास और आध्यात्मिक बांस फल। उसने 2 पुड़िया बीज निकाले और तुम्हें दे दिए। इधर आकर देखो, एक पुड़िया में 20-30 काले बीज हैं, दूसरी में दर्जन भर मूंगफली जितने बड़े दाने हैं। सू यूचिंग तुम्हें मुस्कुराकर देखती रही। ये दोनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चिन दाओया जरूर पहचानते होंगे। आप मन में पल भर सोचिए। उसने कहा, बिल्कुल पहचानता हूँ। सर्द धुआं घास का उपयोग बहुत व्यापक है, लेकिन यह आध्यात्मिक बांस फल जहरीला और तीखा होता है। इसके पत्ते दांतों जैसे होते हैं। इसे जहरीले कीड़ों से खाद पानी देना पड़ता है। और ये दोनों जड़ी बूटियां आध्यात्मिक ऊर्जा की मांग में बहुत नाजुक हैं। प्रथम स्तर की आध्यात्मिक नस्लें, जब तक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक वर्षा मंत्र से सिंचाई न हो, वरना इनका परिपक्व होना बहुत मुश्किल है। सू यूचिंग ने प्रसन्न होकर तुम्हारे कंधे पर थपकी दी। मुझे पता था, मैं तुम्हें गलत नहीं आंक रही। कैसा रहा? मध्यम दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाना आसान नहीं। फसल कैसी भी हो, मैं तुम्हें एक बात का जवाब दे सकती हूँ। तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी, बिल्कुल बिना हिचक। पक्का? अगले दिन भोर होते ही तुम आध्यात्मिक मुर्गी उठाए खेतों में जा पहुंचे। 8 मुंह के आध्यात्मिक खेत। तुम 3 मुंह अच्छी आध्यात्मिक चावल बोने की सोच रहे हो। 3 मुंह पतली अंकुरों वाली चावल, बाकी 2 मुंह सिर्फ सर्द धुआं घास और आध्यात्मिक बांस फल के लिए। आधे दिन में तुमने 8 मुंह आध्यात्मिक खेत पूरी तरह बो दी और एक बार चरम आध्यात्मिक वर्षा मंत्र भी आजमा लिया। सर्दियां जाएं, बसंत आए। जब तुम फिर से खेतों के सामने आए, सोने सी चमकती धान की क्यारियों में कुछ शब्द चिन्ह झिलमिला रहे थे। नाम, अच्छी आध्यात्मिक चावल। शब्द चिन्ह, हल्की शक्ति, परिपक्वता 24%। नाम, अच्छी आध्यात्मिक चावल। शब्द चिन्ह, हल्की शक्ति, परिपक्वता 6%। नाम, पतली अंकुरों वाली चावल। शब्द चिन्ह, हल्की प्राण रक्त शक्ति X, परिपक्वता 9%। नाम, पतली अंकुरों वाली चावल। शब्द चिन्ह, परिपक्वता बढ़ाने वाला X, परिपक्वता 24%। और उन 2 मुंह नए खोदे गए आध्यात्मिक खेतों में 3 और शब्द चिन्ह भी दिखाई दिए। नाम, सर्द धुआं घास। शब्द चिन्ह, हल्की आत्मा शक्ति X, परिपक्वता 9%। नाम, सर्द धुआं घास। शब्द चिन्ह, परिपक्वता बढ़ाने वाला X, परिपक्वता 24%। नाम, आध्यात्मिक बांस फल। शब्द चिन्ह, पुनर्जन्मित बीज 61, परिपक्वता 24%। पुनर्जन्मित बीज